सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, मस्त और स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख रहे हैं। तो साथियों, करते हैं आज अपन शुरू बिना किसी देरी की क्लास को। क्लास आज बड़ी शानदार जानदार सीख होने वाली, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा। ये घोटा क्लास है, रिवीजन क्लास है, हमारा राजस्थान क्लास 6 कंप्लीटली पहले पार्ट से लेके लास्ट 10वें पार्ट तक बड़े शानदार वन लाइनर क्वेश्चन फॉर्मेट में पूरे 151 प्रश्न होंगे। तो क्लास को अंत तक देखिएगा, मिस नहीं करना है, संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा। 151 प्रश्न आपके लिए स्पेशल रामनवमी ऑफर है। ऑफर और मेरे पास कुछ नहीं है, कोई कोर्स वगैरह नहीं देना। ऑफर यही है कि रामनवमी के विशेष पर्व पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करती हुई ये क्लास। तो फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हुए। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि राजस्थान की स्थिति एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में है। साथियों, पहले ही पार्ट का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की स्थिति एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में। तो साथियों गौर करना, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में अपना राजस्थान आता है। यहां पे महाद्वीप के संबंध में चर्चा की गई है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है, तो आपका उत्तर यहां आ जाएगा। राजस्थान की जो स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। जबकि एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में राजस्थान की स्थिति पड़ती है, तो आपका उत्तर आएगा एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में। राजस्थान भारत की किस दिशा में है, यानी अपना जो इंडिया है उस इंडिया की कौन सी दिशा के अंदर राजस्थान है, ये आपको बताना है दूसरे प्रश्न का उत्तर। तो यहां आपको मैं बता देता हूं, ये इस प्रकार से अपना भारत आता है और भारत के अंदर आप जानते हैं ये अपना उत्तर भारत आ गया। अपने को इसमें ये देखना है कि अपना राजस्थान किधर सीक रह जाता है। तो ये भारत का इस प्रकार से अपन 4 टुकड़े करें तो ये वाला पार्ट कौन सा है भाई साहब? ये है उत्तर पश्चिम। यानी राजस्थान भारत की किस दिशा में है, तो आपका सही जवाब होगा राजस्थान है ये भारत की कौन सी दिशा में है, तो आप कहेंगे राजस्थान भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में भाई साहब? उत्तर पश्चिम दिशा में। जबकि राजस्थान से ये पूछा जाए कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, तो साथियों आप बताएंगे राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। जबकि राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में है, दिशा पूछी जा रही है ना, तो यहां आपका उत्तर आएगा उत्तर पश्चिम दिशा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न आपके सामने। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और क्लास को शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए ना, फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तीसरा प्रश्न क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अब यहां पे ये नहीं कहा क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है और जनसंख्या में बड़ा कौन सा है। चलो दोनों ही देख लेते हैं अपन। अगर क्षेत्रफल की बात की जाएगी कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो मेरे प्यारे साथियों सुनिएगा। क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो है जैसलमेर। यानी राजस्थान के 33 जिलों में अगर जनसंख्या में कोई बड़ा जिला है तो वो तो है जयपुर, और अगर बात करें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला तो वो कौन सा है? वो जैसलमेर। जनसंख्या में सबसे बड़ा जयपुर है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जैसलमेर। जबकि सबसे कम की बात करें, जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या कहां निवास करती है, तो आपका उत्तर आएगा जैसलमेर के अंदर सबसे कम जनसंख्या है। जबकि बात करें क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है, सबसे कम क्षेत्रफल राजस्थान के कौन से जिले का है, तो साथियों आपका उत्तर बनेगा सबसे कम क्षेत्रफल धौलपुर का। यानी क्षेत्रफल में बड़ा जिला जैसलमेर, क्षेत्रफल में छोटा जिला धौलपुर, जनसंख्या में बड़ा जिला जयपुर और जनसंख्या में छोटा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। फिर बात करते हैं कि जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो साथियों गौर करना, 11 पॉइंट में 22% ये राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में जैसलमेर की हिस्सेदारी आती। धौलपुर की कितनी आती है भाई साहब? तो याद रखना 0 पॉइंट में कितना? 89%। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? प्रश्न क्या है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? साथियों गौर करें, अगर मैं बात करता हूं भारत का कुल क्षेत्रफल, कहां की बात कर रहा हूं मैं यहां आपके सामने प्रश्न लिख रहा हूं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपका सटीक जवाब, आपका सही जवाब क्या होगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये कहां का क्षेत्रफल है? ये भारत का है। अब भारत में यह पूछा जा रहा है कि राजस्थान का कितना है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल साथियों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यानी राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है?
3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जबकि भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की भूमिका निभाता है? तो साथियों यहां आपका सही जवाब बनेगा 10 पॉइंट में 41% की भूमिका है। यह कौन निभाता है? यह अपना राजस्थान। यानी राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 है और भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान की भागीदारी कितनी है? 10 पॉइंट में 41। और कई दफा अगर इस प्रकार से प्रश्न आ जाए तो आप कहेंगे 1/10। कितना कहेंगे? 1/10। लगभग ये हिस्सेदारी कहां की है? राजस्थान की है। अगला प्रश्न आपके सामने फिर आ रहा है स्क्रीन पे कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अभी मैंने बताया ना, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सही जवाब, सटीक जवाब, बिल्कुल 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 आप सही सोच रहे हैं। यानी 10 पॉइंट में 41% हिस्सेदारी ये किसकी है भाई साहब? ये राजस्थान की है। किसके क्षेत्रफल में? भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान की। अगला प्रश्न है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? साथियों गौर करना, राजस्थान की सीमा है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, लेकिन कौन से देश के साथ बनाती है? तो आपका उत्तर आएगा ये पाकिस्तान के साथ बनाती है। यानी राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो साथियों गौर करेंगे 1070 किलोमीटर। इस सीमा का नाम क्या है? इस सीमा का नाम है साथियों रेड क्लिफ लाइन या फिर रेड क्लिफ रेखा। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पे राजस्थान के कितने जिले हैं? 4 जिले आते हैं। ऊपर से गंगानगर आता है, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, बाड़मेर। यानी राजस्थान के कितने जिलों की सीमा ये पाकिस्तान के साथ लगती है? तो साथियों आपका उत्तर बनेगा राजस्थान के 4 जिलों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा ये जैसलमेर की लगती है, जबकि आपसे ये पूछा जाए सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा तो ये बीकानेर की लगती है। बीकानेर की कितनी है? 168 किलोमीटर। जैसलमेर की कितनी है? 464 किलोमीटर। याद रखेंगे सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा बीकानेर की, जबकि सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा ये लगती है किसकी? जैसलमेर की। साथियों फिर प्रश्न बना कि राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं, तो पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं? सही और सटीक उत्तर होगा पाकिस्तान के 9 जिले अपने साथ सीमा लगाते हैं। फिर प्रश्न बना कि ये अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने के लिए एक आयोग बना था ना, आयोग बना था। कौन सा आयोग? रेड क्लिफ आयोग। और रेड क्लिफ आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5 थी। कितनी थी भाई साहब? 5। चलते हैं, बढ़ते हैं। आज की इस घोटा क्लास को, आज की इस रिवीजन क्लास को अच्छे ढंग से घोट के पी जाना है और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शेयर कर दीजिएगा, शेयर करने में आप कंजूसी नहीं रखेंगे तो 151 प्रश्न पूरे हैं, पूरे 151। अभी तो 6 प्रश्न हुए हैं। चाहे क्लास में कितना भी समय लगे अपन पूरे 151 प्रश्नों को करके रहेंगे। साथियों गौर कीजिएगा, राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा किन 5 राज्यों के साथ लगती? पहला प्रश्न तो ये कि अंतरराज्यीय सीमा पर कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। अब वो 5 राज्य साथियों हैं कौन कौन से वो देखिएगा। नंबर 1 पे अपन बात करते हैं, पंजाब के साथ अपनी सीमा लगती है। पंजाब के बाद में बात करें अपन हरियाणा के साथ अपनी सीमा लगती है। हरियाणा के बाद में अपन बात करें यूपी के साथ अपनी सीमा लगती है। यूपी के बाद में अपन बात करें एमपी के साथ अपनी सीमा लगती है। और एमपी के बाद में अपन बात करें गुजरात के साथ भी अपनी सीमा लगती है। कुल मिला के 5 राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। 5 राज्य कौन कौन से भाई साहब? एक पंजाब हो गया, एक हरियाणा, एक यूपी, एक एमपी और एक गुजरात। इनमें अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, तो इनमें अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ। कितने? 89 किलोमीटर। सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा किसके साथ लगती है? तो आपका उत्तर आएगा मध्य प्रदेश के साथ। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। लेकिन इतने से काम नहीं चलाए, अगला और पूछ ले तो और डिटेल क्लास मैंने डाली हुई है। ये तो सुपरफास्ट रिवीजन क्लास है। पंजाब के साथ 89 और एमपी के साथ कितने? 1600 किलोमीटर की सीमा अपनी लगती है। कितने राज्य हैं भाई साहब? 5 राज्यों के साथ सीमा लग रही है। टोटल प्रश्न आ जाए कि अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो मित्रों आपका उत्तर बनेगा अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई 4850 वर्ग नहीं सीधा किलोमीटर, 4850 किलोमीटर ये अपनी राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई है। फिर प्रश्न बने कि ऐसे 2 जिलों के नाम बताइएगा। ऐसे 2 जिले, जैसे ये अपना राजस्थान आप देख पा रहे हैं, ये अपना राजस्थान है।
ऐसे दो जिले बताइए जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमा लगाते हैं। तो मित्रों सुनना, एक बाड़मेर ऐसा जिला है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगा रहा है और अंतरराज्यीय सीमा भी लगाएगा। एक श्री गंगानगर ऐसा जिला है जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा लगाता है। अब बात करते हैं हरियाणा के साथ अपने पंजाब के साथ अपने दो जिले, पंजाब के भी दो जिले याद रखेंगे। हरियाणा के साथ अपने कितने जिले लगाते हैं? 7 जिले, हरियाणा के भी 7 जिले। यूपी के साथ अपने 2 जिले सीमा लगाते हैं, यूपी के भी 2 ही लगाते हैं। बात करते हैं एमपी के साथ 10, तो एमपी के भी 10 ही हैं। गुजरात के साथ अपने 6 जिले सीमा लगाते हैं, गुजरात के भी कितने लगाते हैं? 6 जिले ही सीमा लगाते हैं। कौन सी सीमा? अंतरराज्यीय सीमा। और अंतरराज्यीय सीमा में आपसे और प्रश्न बना लेता हूं मैं, क्या ऐसे कौन कौन से, ऐसे फटाफट बताइएगा, ऐसे कौन कौन से जिले हैं, ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा लगा रहे हैं? एक तो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ पंजाब के साथ भी लगाता है, हरियाणा के साथ भी लगाता है। उसके बाद में भरतपुर, भरतपुर हरियाणा के साथ भी लगाता है, यूपी के साथ भी लगाता है। उसके बाद में आपका धौलपुर, धौलपुर आपका यूपी के साथ भी लगाएगा, एमपी के साथ भी लगाता है। उसके बाद में यहाँ पे बांसवाड़ा, ये एमपी के साथ भी लगाता है और गुजरात के साथ भी लगाता है। यानी 4 जिले ऐसे हैं। कितने जिले भाई साहब? 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा लगा रहे हैं। और राजस्थान में टोटल 25 जिले सीमावर्ती हैं। साथियों प्रश्न बन सकता है राजस्थान के कितने जिले सीमावर्ती हैं? तो आपका उत्तर बनेगा राजस्थान के अंदर 25 जिले सीमावर्ती हैं और बच गए कितने? 8। ये 8 जिले कैसे हैं? ये अंतर्वर्ती हैं। 25 जिले सीमावर्ती, 8 जिले अंतर्वर्ती। और 8 का आंकड़ा तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। 8 है, 8 है, 8 है, इसके तो बहुत सारे ठाठ है। राजस्थान का सबसे व्यस्ततम नेशनल हाईवे कौन सा है? तो भी आपका उत्तर आएगा 8। प्रश्न बने कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो भी आपका उत्तर आएगा 8। प्रश्न बने कर्क रेखा के दक्षिण में कितने राज्य हैं? तो भी आपका उत्तर आएगा 8। प्रश्न बने पाली की सीमा कितने जिलों से लगती है? तो भी आपका उत्तर आएगा 8। और प्रश्न बने राजस्थान के आंतरिक जिले कितने? तो भी आपका उत्तर आएगा 8। राजस्थान का अगला प्रश्न है, राजस्थान के सबसे उत्तरी एवं सबसे दक्षिणी जिले कौन से हैं? सबसे उत्तर में राजस्थान का कौन सा जिला है? सबसे दक्षिण में राजस्थान का कौन सा जिला है? इसके लिए आपको एक बार राजस्थान का मानचित्र है उसके ऊपर थोड़ी सी एक नजर डालनी पड़ेगी मित्रों। सबसे उत्तर में श्री गंगानगर है, सबसे दक्षिण में बांसवाड़ा है, सबसे पूर्व में धौलपुर है और सबसे पश्चिम में कौन सा है? जैसलमेर है। साथियों गौर करना, यानी यहां मैं बात करता हूं कोने कोने में कोणा गांव, कोने कोने में कोणा गांव, यानी राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? कोणा। कोने कोने में कोणा है तो कुंड कुंड में कुंडा, कुंड कुंड में कुंडा, कुंड तो नीचे होता है तो बोरकुंडा। और फिर क्या करना है? पहले कटवाना है, पहले कटवाना है तो कटरा, और फिर कटवाने के बाद में क्या करना है? सिलाना है, तो बाद में क्या आ जाएगा आपका? सिलाना। कटरा के बाद में क्या आ जाएगा? कटरा के बाद में आपका आ जाएगा सिलाना। ठीक है, तो याद रखेंगे पहले क्या? कटरा, और कटरा के बाद में याद रखेंगे सिलाना। साथियों प्रश्न बना राजस्थान का उत्तरी जिला, तो आप कहेंगे गंगानगर। गंगानगर में पॉइंट कौन सा है? सबसे उत्तर कोणा। सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, पॉइंट कौन सा है? कुंडा। सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर, पॉइंट कौन सा है? कटरा। और सबसे पूर्व में कौन सा? धौलपुर, पॉइंट कौन सा? सिलान। अब सिलाना कौन सी तहसील में पड़ता है? राजाखेड़ा। कटरा कौन सी तहसील में पड़ता है? सम तहसील में। प्रश्न आ जाए कि बोरकुंडा ये कुशलगढ़ तहसील में, और बात करें कोणा तो ये गंगानगर के गंगानगर तहसील में ही पड़ता है। ये थी चारों पॉइंट की चारों तरीके से चारों दिशाओं से बातें। तो फटाफट से एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इसमें कोई कंजूसी आप लोग नहीं करें। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले कौन से हैं? इनके भी मैंने आपको बात बता दी। सबसे पूर्व के अंदर धौलपुर और सबसे पश्चिम में कौन सा? जैसलमेर। राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है? बड़ा शानदार सा प्रश्न है कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है, यह आपको बताना है। ये जैसे कि मैंने कहा अपना राजस्थान है, अब इसको आपको बताना है कि राजस्थान का यहां से लेके यहां तक ये अक्षांश विस्तार कितना है। तो साथियों गौर करना, अपने राजस्थान का अगर आपसे अक्षांश विस्तार पूछा जाए तो आप कितना बताएंगे? 23 डिग्री। कितने डिग्री भाई साहब? 23 डिग्री 3 मिनट से। अब 3 मिनट भी कौन सा उत्तरी है? 23 डिग्री 3 मिनट से कहां तक है? तो 30 डिग्री 12 मिनट तक ये राजस्थान का कैसा विस्तार है? अक्षांश विस्तार है। साथियों गौर करना,
यानी ये वाला जो पॉइंट है यहां से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, फिर आपका 23.5, 24, 25, 26, 27, 30 करते करते और यहां 30 डिग्री 12 मिनट। कौन सा अक्षांश आएगा उत्तरी? क्यों आएगा? क्योंकि अपने राजस्थान की, अपने भारत की स्थिति अक्षांश के संदर्भ में देखी जाए तो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए अक्षांश विस्तार भी कौन सा होगा? उत्तरी ही होगा। कितने से लेके कितने? 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट तक राजस्थान का क्या है? अक्षांश विस्तार। फिर चलते हैं आगे, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का देशांतर विस्तार कितना है? अभी अपन ने क्या देखा? अक्षांश देखा। उसी प्रकार अगर ये वाला जो विस्तार पूछा जाए आपसे, इधर से इधर, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो कितना विस्तार है? ध्यान देंगे। प्रश्न बने कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट तक है, तो राजस्थान का देशांतर विस्तार कहां से होगा? 69 डिग्री 30 मिनट से। बोलिएगा कहां से? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। बोलिएगा कहां से लेके कहां तक? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये क्या है? ये राजस्थान का देशांतर विस्तार है। साथियों गौर करेंगे, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये राजस्थान का देशांतर विस्तार। अगर इन दोनों में अंतर पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे राजस्थान के देशांतरी विस्तार में अंतर है 8 डिग्री और 47 मिनट का। और अगर समय की बात की जाए कि कितने समय का अंतराल रहता है, चूंकि आपको पता है कि समय निर्धारण में देशांतर रेखाओं का योगदान है, तो लगभग 9 डिग्री का फर्क है और 1 डिग्री में 4 मिनट का फर्क होता है। तो राजस्थान के पूर्वी भाग में और पश्चिमी भाग में अगर समय का अंतर पूछा जाए कि कितने समय का अंतर रहता है, तो आपका उत्तर आएगा 36 मिनट का अंतर रहता है। कितने मिनट का अंतर रहता है भाई साहब? तो आप कहेंगे 36 मिनट का अंतर रहता है। अब देखिएगा, फिर चलते हैं आगे। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी है? तो साथियों गौर करना, अपना जो राजस्थान है उसकी अगर उत्तर से दक्षिण पूछी जाए तो उत्तर से दक्षिण आप बताएंगे 826 किलोमीटर। यानी उत्तर में कोणा गांव से लेके और दक्षिण में बोरकुंडा गांव तक अगर लंबाई पूछी जाए तो 826 है। और बात करें कटरा से लेके सिलाना तक चौड़ाई पूछी जाए तो आपका उत्तर आएगा 869 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 826 है। जबकि बात करें पूर्व से पश्चिम कितनी है? 869 किलोमीटर। कहना क्या मतलब ये नहीं कि आप शेयर ही नहीं करते हैं, फटाफट से शेयर करो। इतनी अच्छी क्लास चल रही है और आप इतने लोग ही लाइव हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता? जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिएगा। यानी शेयर करने में आप लोग कोई कंजूसी मत किया करो, फटाफट से शेयर कर दीजिएगा ना। उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी है? 826 है। और बात करें पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी? 869 है। अगला प्रश्न फिर आपके सामने स्क्रीन पे है, राजस्थान के किस जिले में सूर्योदय एवं सूर्यास्त सबसे पहले होते हैं? साथियों मेरी बात सुनना, उसके बाद में इसका जवाब देना कि अपनी पृथ्वी कैसे घूमती है। ये आपको पता है क्या? बिल्कुल गुरुजी पता है। तो बताओ कैसे घूमती है? अपनी पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। और याद नहीं होता तो याद रख लेना, अपनी पृथ्वी घूमती है पप्पू की तरह। जैसे पप्पू घूमता है ना, उस इसी प्रकार अपनी पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। चलो ठीक है। अब बात ये आती है कि पश्चिम से पूर्व तो अपनी पृथ्वी घूमती है, ये बात तो अपन ने मान ली। लेकिन यहां पे और यहां पे मान लेते हैं 2 बिंदु हैं, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। क्योंकि सूर्य तो नहीं घूमता, सूर्य तो यहां पे है। अब बताओ सूर्योदय पहले ए वाले बिंदु पे होगा या बी वाले बिंदु पे? तो ये तो हर कोई बता देगा ए वाले बिंदु पे होगा। मतलब जो स्थान जितना ज्यादा पूर्व में है वहां सूर्योदय उतना ही पहले होगा। जो स्थान जितना ज्यादा पूर्व में है ना, वहां सूर्य उतना ही पहले होगा। मतलब आप यूं समझ जाइएगा कि सूर्योदय सबसे पहले कौन से जिले में होगा? तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए? अपने राजस्थान के संदर्भ में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में होता है। और जब बात सूर्योदय की होगी तो सूर्यास्त भी सबसे पहले कहां होगा? धौलपुर। ये तो बात हुई सबसे पहले की। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे बाद में कहां होता है, तो आपका उत्तर आएगा सबसे बाद में जैसलमेर में। सबसे पहले कहां होता है? धौलपुर में। और सबसे बाद में कहां पे? जैसलमेर में।
अगला प्रश्न है शानदार प्रश्न कि राजस्थान को कितने प्रशासनिक संभागों में बांटा गया है। तो साथियों गौर करना, अपने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था जो थी इसके बारे में आप बताइएगा कि संभागीय व्यवस्था शुरू करने का काम किसने किया। संभागीय व्यवस्था शुरू करने का काम किसने किया? ये किया किसने? हीरालाल शास्त्री ने। हीरालाल शास्त्री ने शुरू किया और सुखाड़िया ने सुखा दिया, बोले तो बंद कर दिया। जोश में आके जोशी ने दोबारा शुरू कर दिया। और कुल मिला के प्रश्न बने संभाग हैं कितने? तो आपका उत्तर आएगा 7 संभाग हैं। कितने संभाग हैं भाई साहब? 7 संभाग हैं। कौन कौन से? एक बार इनको भी समझ लेते हैं। 7 संभागों में देखिएगा, 1 नंबर पे अपन ऊपर से चलते हैं। बीकानेर संभाग है क्या? बोलते जाइएगा है। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या जोधपुर संभाग है क्या? बिल्कुल है। जोधपुर संभाग के बाद में फिर चले, अजमेर संभाग है क्या? बिल्कुल अजमेर संभाग भी है। अजमेर संभाग के बाद में फिर चले, उदयपुर संभाग है क्या? बिल्कुल उदयपुर संभाग भी है। उसके बाद में चले कोटा संभाग, बिल्कुल कोटा भी संभाग है। कोटा के बाद में भरतपुर, बिल्कुल भरतपुर भी संभाग है। और भरतपुर के बाद में एक संभाग आपका कौन सा आ गया? जयपुर। तो कुल मिला के संभाग कितने हो गए भाई साहब? 7 हो गए। कितने हो गए? 7। बीकानेर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 6 है। अजमेर संभाग में जिलों की संख्या कितनी? 4 है। उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी? 6 है। कोटा संभाग में जिलों की संख्या 4 है। भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या 4 है। और जयपुर संभाग एकमात्र ऐसा संभाग है जहां जिलों की संख्या कितनी है? 5 है। जयपुर संभाग में जिलों की संख्या भाई साहब कितनी है? 5 है। तो याद रखिएगा, राजस्थान में कितने प्रशासनिक संभाग हैं? तो आपका उत्तर बनेगा राजस्थान में 7 संभाग हैं और उनमें से एकमात्र संभाग ऐसा जयपुर है जिसमें जिलों की संख्या कितनी है? 5 है। तो फटाफट से एक बार कमेंट करके बताइएगा सिरोही कौन से संभाग में आता है? सिरोही आता है भाई साहब कौन से संभाग में? कमेंट करके बताइएगा। जोधपुर संभाग के अंदर, शाबाश, वेरी गुड। तो बताइएगा भीलवाड़ा कौन से संभाग में आता है? भीलवाड़ा, जल्दी से एक उत्तर आना चाहिए। भीलवाड़ा आता है भाई साहब कौन से संभाग में? अजमेर संभाग के अंदर आता है ना। तो ये जिले आप याद कर ही लेंगे, कोई लंबी चौड़ी कहानी इनकी है नहीं। अगला प्रश्न, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? प्रश्न क्या है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। यहां ये नहीं पूछ रहा अंतरराष्ट्रीय कितनी है, अंतरराज्यीय कितनी है। यहां भाई साहब ने ये पूछा है स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। और आपका उत्तर आएगा स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर। और 5920 किलोमीटर में से आपको यह भी बताना है कि 5920 में से अंतरराष्ट्रीय कितनी है? 1070। अंतरराज्यीय कितनी है? 4850। अगला प्रश्न है, राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो अभी मैंने पहले ही चर्चा कर दी, सर्वाधिक जो सीमा है वो राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा में किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किलोमीटर की। जबकि सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? ये पंजाब के साथ लगती है, मात्र 89 किलोमीटर की। चलते हैं आगे। राजस्थान के कितने जिले अंतर्वर्ती हैं? अंतर्वर्ती का मतलब ऐसे जिले जिनकी सीमा ना तो लगती अंतरराष्ट्रीय और जिनकी सीमा ना लगती अंतरराज्यीय, यानी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी नहीं है और अंतरराज्यीय सीमा में भी नहीं है। ऐसे जिले कितने हैं? तो आपका उत्तर आएगा ऐसे जिले 8 हैं। कितने हैं भाई साहब? ऐसे जिले 8 हैं। अब अपने राजस्थान में वो 8 जिले कौन से हैं? ये आपका काम है, फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि अंतर्वर्ती जिले 8 हैं वो कौन कौन से हैं, या फिर मैं ही बताऊं? चलो बताते हैं। यानी आप जानते हैं एक जिला इधर से नागौर आता है जिसकी सीमा किसी के साथ नहीं लगती। नहीं लगती। नागौर के बाद में आपको ध्यान है एक जिला कौन सा? अजमेर। अजमेर के बाद में आपको पता है एक जिला कौन सा? राजसमंद। अब आपके माइंड में मैप चलना चाहिए। राजसमंद के बाद में आपको पता है एक जिला कौन सा? जोधपुर। जोधपुर के बाद में आपको पता है एक जिला कौन सा? पाली। पाली के बाद में 3 जिले 2-2 नाम वाले हैं, दौसा, टोंक और बूंदी। दौसा, टोंक और बूंदी, कुल मिला के ये 8 जिले हैं। इन जिलों की सीमा अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय नहीं है। अब कोई भी आ सकते हैं इनमें से, नागौर, अजमेर, राजसमंद, पाली और जोधपुर। नागौर, अजमेर, राजसमंद, पाली और जोधपुर, दौसा, बूंदी, टोंक या दौसा, टोंक, बूंदी, कैसे मर्जी याद करें, 8 जिले अंतर्वर्ती हैं। और अच्छा प्रश्न,
अच्छा प्रश्न ये है कि इन 8 में से कुछ जिले ऐसे हैं जो पाली के साथ भी सीमा लगाते हैं। प्रश्न आए कि पाली के साथ सीमा लगाने वाले कितने जिले हैं, तो भी आपका उत्तर आएगा 8। और इन 8 में अगर आपको अंतर करना हो तो ये जिले पाली के साथ सीमा नहीं लगाते हैं, बाकी 4 तो ये लगाते हैं। और 4 की बात करें तो अपने बाड़मेर से शुरू हो जाइएगा, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और उदयपुर, ये जिले भी किसके साथ सीमा लगाते हैं, अपने पाली के साथ सीमा लगाते हैं। अब प्रश्न आ रहा है राजस्थान का एकमात्र संभाग जिसमें कितने जिले हैं भाई साहब, 5 जिले हैं। ऐसा संभाग कौन सा है, एकमात्र संभाग ऐसा है जयपुर, यानी जयपुर संभाग में जिले कितने हैं, 5 हैं। अब फिर प्रश्न बनेगा आपका कि जयपुर संभाग में कौन से 5 जिले हैं भाई साहब, तो सुनिएगा। जयपुर संभाग में 5 जिले हैं, इनमें एक जिला आता है सीकर के बाद में एक जिला आता है झुंझुनू के बाद में फिर आगे चले एक जिला खुद आ गया जयपुर तो लिखी रखा है तो लिखने की रहने देते हैं। एक जिला आ गया अलवर के बाद में एक जिला जयपुर और साथ में एक जिला कौन सा, दौसा। यानी ये जिले कौन से संभाग में आएंगे, ये जिले आएंगे जयपुर संभाग में। तो राजस्थान का एकमात्र संभाग ऐसा है जिसमें 5 जिले हैं, वो कौन सा है, जयपुर। तो एक प्रश्न और है, राजस्थान का ऐसा संभाग जिसकी सीमा सभी संभागों को छूती है, तो ऐसा आपका कौन सा संभाग है, अजमेर। यानी अजमेर की जो सीमा है ये 6 संभागों से लगती है। अजमेर की सीमा कितने संभागों से लगती है भाई साहब, 6 संभागों से लगती है। फिर प्रश्न आया, राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है। राजस्थान में टोटल जिले हैं कितने भाई साहब, टोटल जिले 33 हैं और 33 में से 25 तो पहले बन गए थे, 26वें नंबर पे कौन सा बना, 27वें पे कौन सा बना, 28 है, 29 है, 30 है, 31, 32 और 33। तो कम से कम 2 तो आपको पता होने चाहिए और बाकी तो मैंने बता रखे हैं। यानी अजय का क्या बता रखा है, अजय का दौड़ा दौड़ा, अजय को दौड़ो दौड़ो बांदरो, याद रखो, अजय को दौड़ो दौड़ो बांदरो, हनुमान जी को किको भाई, हनुमान जी को पक्को भगत है, पक्को भगत है। यानी 26वें नंबर पे अजमेर, 27वें पे धौलपुर, 28 पे बारां, 29 पे दौसा, 30 पे राजसमंद, 31 पे हनुमानगढ़, 32 पे करौली, 33 पे कौन सा, प्रतापगढ़। अपना यहां उत्तर आना अपने को बिल्कुल प्रश्न पे। तो राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला बोले तो कौन सा, आपका उत्तर आएगा जी बिल्कुल सही बताया आपने, प्रतापगढ़ राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला है। पैसे प्रतापगढ़ याद रखिएगा, पैसे प्रमेश चंद्र समिति याद रखिएगा और पैसे ही 5 याद रखिएगा। 5 जिलों से कौन सा बना है, प्रतापगढ़ 5 तहसीलों से मिलकर बना है कौन सा, प्रतापगढ़। कौन से 3 जिलों से मिलकर बना है, तो याद रखेंगे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, इन तीनों से कुछ कुछ क्षेत्र मिलाए जाते हैं और इस प्रकार से आपके प्रतापगढ़ जिले का गठन 2008 में कर दिया जाता है। अगला प्रश्न फिर आपके सामने है, राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो फटाफट से बताइएगा राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो इसका सही जवाब होगा श्रीमान कलराज मिश्र। यानी राजस्थान के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो कौन है, तो आपका सही जवाब होगा, आपका सटीक जवाब होगा श्रीमान कलराज मिश्र हैं, ये राजस्थान के राज्यपाल हैं। राजस्थान के राज्यपाल कौन है भाई साहब, तो याद रखिएगा राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र हैं। उसके बाद चलते हैं अपन आगे की ओर। प्रश्न है, जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी। अगला 21वां प्रश्न अभी 21वें भाई साहब, तो देख लो कितना टाइम लगेगा, लेकिन आपके शेयर में कोई कंजूसी और कमी नहीं रहनी चाहिए, है ना, फटाफट शेयर करते चलो जल्दी से। प्रश्न है, जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी, तो यहां पे आपका सही जो जवाब होगा वो होगा जांगल प्रदेश की राजधानी ये थी अहिछत्रपुर। जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी, तो आपका सही जवाब होगा अहिछत्रपुर। और अहिछत्रपुर बोले तो वर्तमान जो नागौर वाला है वो जांगल प्रदेश की पुराने समय में राजधानी थी। अब प्रश्न आता है कि जांगल प्रदेश में वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र को शामिल किया जाता है, तो साथियों गौर करें, वर्तमान जो बीकानेर वाला क्षेत्र है, इस बीकानेर वाले क्षेत्र को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, जांगल। जांगल के भी आगे चल के 2 भाग बन गए, एक कुरु जांगला, एक माद्रे जांगला। जो जांगल का उत्तर वाला भाग था एक कुरु जांगला और नीचे वाला भाग
को क्या कहा गया, माद्री जांगला। हालांकि बीकानेर का इस वाला भाग जो है उत्तर पश्चिम, इस वाले भाग को जोहाई वाटी के नाम से भी प्राचीन समय में जाना जाता था, जिसे आज अपन जोहड़बीड़ कह देते हैं। अगला प्रश्न, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? ऐसे प्रश्न रीट में आएंगे, छपेंगे, और ये अपना मेटर ही चल रहा है रीट को टारगेट लेके, और रीट के साथ चाहे पटवार है, वनपाल, वन रक्षक, एसआई, जो मर्जी है, सभी के लिए चीजें हैं। तो एक बार बता दीजिएगा, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी, शाबाश, वेरी गुड, यानी ये तो सभी के रटा रटाया प्रश्न है। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जिसे अपन बेराट के नाम से जानते हैं, ये मत्स्य जनपद की राजधानी रही। अगला प्रश्न, चीनी यात्री भेनसांग ने किस जनपद का वर्णन किया है? तो साथियों, चीनी यात्री भेनसांग ने विराटनगर के बारे में ही लिखा है, यानी बेराट का इसने उल्लेख किया है। तो प्रश्न आ जाए, चीनी यात्री भेनसांग ने किस जनपद का वर्णन किया? तो आपका उत्तर बनेगा बेराट का। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पूर्वी भाग में फैले हुए सुरसेन जनपद की राजधानी, रीड 2018 में आया हुआ प्रश्न है भाई साहब, कि राजस्थान के पूर्वी भाग में फैला हुआ जो सुरसेन जनपद है, बोले तो आज का जो धौलपुर भरतपुर वाला क्षेत्र है, वहां सुरसेन जनपद फैला हुआ था। और सुरसेन जनपद की जो राजधानी रही है साथियों, वो वर्तमान यूपी के अंदर एक छोटा सा, एक बड़ा सा, जैसा मर्जी आप माने शहर, मथुरा। तो सुरसेन जनपद की राजधानी मथुरा। सीवी जनपद की राजधानी, ये राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, बोले तो स्पेशल चित्तौड़गढ़ वाला जो क्षेत्र है, तो सीवी जनपद की राजधानी ये कौन सी रही? ये मध्यमिका, जिसे मध्यमिका भी कहा जाता है। ये कौन सी जनपद की राजधानी? तो भाई साहब गौर करेंगे, ये सीवी जनपद की राजधानी है। कौन से जनपद की? सीवी जनपद की। तो राजस्थान के पूर्वी भाग में फैले हुए सुरसेन जनपद की राजधानी मथुरा, और सीवी जनपद की राजधानी ये मध्यमिका, जिसे अपन नगरी भी कहते हैं। मालवों की दिग्विजय का अगला प्रश्न है कि मालव जो जाति थी, मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा, ये किस जिले में है? यानी जिस अभिलेख के अंदर मालवों की दिग्विजय का उल्लेख मिलता है, ये नांदसा वाला है, ये कौन से जिले में है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा ये भीलवाड़ा में। कौन से जिले में है? भीलवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में मालवों की शक्ति का केंद्र, ये कांस्टेबल एग्जाम में 2020 में पूछा गया, मालवों की शक्ति का केंद्र कौन था? जयपुर के निकट नगर था, जयपुर के निकट नगर था। और ये नगर वर्तमान किस जिले में है? तो साथियों गौर करेंगे, ये वर्तमान टोंक जिले में है। कौन से जिले में है? प्राचीन समय में मालवों की शक्ति का केंद्र था, लेकिन वर्तमान में ये किस जिले में है? तो आपका उत्तर बनेगा वर्तमान समय में ये नगर टोंक जिले के अंदर है। अगले प्रश्न फिर आपके सामने स्क्रीन पे है कि प्राचीन समय के वागड़ क्षेत्र में वर्तमान राजस्थान के कौन से जिलों को सम्मिलित किया जाता है? ये वागड़ है, बागड़ नहीं है। और वागड़ में दक्षिणी राजस्थान आता है, और दक्षिणी राजस्थान में आप देखते हैं एक डूंगरपुर जिला, और डूंगरपुर के साथ जो बांसवाड़ा है, स्पेशल इन दोनों वाले भाग को क्या कहा जाता है? वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़। तो प्राचीन समय के वागड़ क्षेत्र में वर्तमान राजस्थान के कौन से जिले हैं? तो आपका उत्तर आएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा। वागड़ से याद कर लीजिएगा कि वागड़ी बोली कहां बोली जाती है? दक्षिणी राजस्थान में। और इस वागड़ी बोली को भीलों की बोली कहा सर जॉन अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने कहा? सर जॉन अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे कहा भीलों की बोली। अगला प्रश्न फिर आपके सामने कि योद्धे क्षेत्र का विस्तार राजस्थान के किन जिलों में था? यानी आज अपन कहते हैं योद्धे क्षेत्र प्राचीन समय में था, तो योद्धे क्षेत्र ये उत्तरी राजस्थान वाला भाग, और उत्तरी राजस्थान में साथियों गौर करेंगे जो अपना श्री गंगानगर आता है, श्री गंगानगर के साथ में अपना हनुमानगढ़ जिला आता है, हनुमानगढ़ के बाद में कुछ बीकानेर का भाग और कुछ आपका चूरू का भाग, ये कौन से क्षेत्र में शामिल किए जाते थे? योद्धे क्षेत्र में शामिल किए जाते थे। जल्दी से सभी लोगों तक पहुंचा दीजिएगा ना। ढूंढाड़ी बोली का क्षेत्र कहाँ है? अब ढूंढाड़ी बोली का क्षेत्र कहां, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि ढूंढाड़ क्षेत्र किसको कहते हैं। यानी जो जयपुर का आसपास वाला क्षेत्र है, किसके आसपास वाला क्षेत्र? जयपुर के आसपास वाला जो क्षेत्र है, इस आसपास वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ क्षेत्र कहा जाता है। और इसकी बोली को क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ी।
जोधपुर के दक्षिणी भाग का प्राचीन नाम क्या रहा? जोधपुर के दक्षिणी भाग का प्राचीन नाम, यानी प्राचीन समय में जोधपुर के दक्षिणी भाग को जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि जोधपुर के दक्षिणी भाग का प्राचीन नाम क्या रहा। यहां ऑप्शन नहीं है भाई साहब, ये बिना ऑप्शन की एक शानदार श्रृंखला है, तो याद रखेंगे प्राचीन समय में जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुर्जर तरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, कांठल के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता था? कांठल, कांठल के नाम से किस क्षेत्र को जाना था? कांठल की गंगा, अब तो पहचान जाओ, कांठल की गंगा कहा जाता है माही नदी को, वागड़ की गंगा कहा जाता है माही नदी को, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है माही नदी को। तो कांठल भी कहीं ना कहीं यहीं पे था। तो कांठल के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? साथियों गौर कीजिएगा, कांठल के नाम से प्रतापगढ़ को। वैसे कांठल का मतलब होता है किनारा, यानी किनारे पे बसा हुआ, नदियों के किनारे पे बसा हुआ प्रतापगढ़, इसी के आधार पर इसका नाम पड़ा कांठल। तो कांठल की गंगा माही है और कांठल के नाम से किसे जाना जाता था? प्रतापगढ़ को। वल्ल या दुंगल के नाम से, वल्ल या दुंगल के नाम से कौन से भाग को जाना जाता था? वल्ल या दुंगल कहा जाता था मित्रों पश्चिमी राजस्थान को। और पश्चिमी राजस्थान में अगर आपसे जिला पूछ लिया जाए तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के जिले में लिख देंगे जैसलमेर। यानी जैसलमेर को क्या कहा जाता था? वल्ल या दुंगल। और कांठल के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता था? तो आप बताएंगे कांठल के नाम से जाना जाता था प्रतापगढ़ को। वल्ल या दुंगल के नाम से राजस्थान के कौन से भाग को पहचाना जाता था? तो याद रखेंगे वल्ल या दुंगल के नाम से पश्चिमी राजस्थान को पहचाना जाता था, और फिर जिसे अपन कहते हैं जैसलमेर। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ने वाला प्रमुख मेवाती कौन था? अब यहां दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला तो खानवा का युद्ध क्लियर हो जाएगा। खानवा का युद्ध लड़ा कब जाता है जल्दी से बताएंगे तो मैं बता देता हूं। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी के अंदर लड़ा जाता है। राणा सांगा किसके साथ ये खानवा का युद्ध लड़ता है? तो याद रखेंगे ये बाबर के साथ युद्ध लड़ा जाता है। और इस युद्ध में राणा सांगा की ओर से प्रमुख मेवाती कौन था? यानी मेवात क्षेत्र जो अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है, यहां एक जाति रहती है मेवाती, और इसी मेवाती जाति का एक व्यक्ति था जिसका नाम था हसन खां मेवाती। क्या नाम था? हसन खां मेवाती, जिसने राणा सांगा की ओर से बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। तो मेवाती बोली कहां बोली जाती है? अलवर भरतपुर में। मेवात विकास क्षेत्र कार्यक्रम कहां है? अलवर भरतपुर के अंदर। मेवाती नस्ल की गाय कहां पाई जाती है? अलवर भरतपुर क्षेत्र के अंदर। मेवाती बोली कहां बोली जाएगी? अलवर भरतपुर क्षेत्र के अंदर। और हसन खां मेवाती कहां से था? यह भी मेवात क्षेत्र से ही था। अगला प्रश्न फिर है कि कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता था? तो साथियों गौर करेंगे, कोटा बूंदी वाले क्षेत्र को नाम दिया जाता है हाड़ौती। कोटा बूंदी वाले क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है? तो आप कहेंगे हाड़ौती। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ने वाला प्रमुख मेवाती कौन था? हसन खां मेवाती। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता था? तो आपका उत्तर आएगा हाड़ौती। उसके बाद में फिर है, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को क्या कहा जाता है? प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को क्या कहा जाता है ना? अच्छा प्रश्न कि जो प्रशंसा में लिखे जाते हैं। भाई आज प्रशंसाओं के अंदर कुछ भी लिखे जाएं, लेकिन प्राचीन समय में प्रशंसाओं में अभिलेख लिखे जाते थे, और इन अभिलेखों को कहा जाता था प्रशस्ति। क्या कहा जाता था? प्रशस्ति। और विश्व की जितनी भी प्रशस्तियां हैं, इनमें सबसे बड़ी प्रशस्ति आती है राज प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति भाई साहब? राज प्रशस्ति, जो महाराणा राज सिंह और मेवाड़ के राजवंश की जानकारी देती है। प्रश्न बनेगा कि राज प्रशस्ति ये कितने शिलालेखों पर लिखी गई है? तो आप कहेंगे 25 शिलालेखों पर 1917 श्लोकों के साथ लिखी गई है। कौन सी प्रशस्ति? राज प्रशस्ति। कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई है। अब आपसे कमेंट करके मैं जानना चाहूंगा, राज प्रशस्ति का रचनाकार राज प्रशस्ति का रचनाकार भी रह सही है? फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा। चीरवा के शिलालेख से किस शासक की जानकारी मिलती है? तो साथियों इसका सही जवाब होगा चीरवा के शिलालेख से अपने को समर सिंह, महाराणा समर सिंह की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर किस जिले में है?
तो ये तो सीधा सा प्रश्न जानते हैं, गामड़ी गणेश्वर ये कहाँ पे है, सीकर के अंदर है। और ये कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा कांटली नदी, जो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, उस नदी के किनारे सीकर के अंदर गणेश्वर सभ्यता है, जिसे कहा जाता है ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, जहां से आपके पत्थर के बांध के अवशेष मिले हैं, जहां से मछली पकड़ने का कांटा मिला है, जहां से बाणाग्र मिला है, जहां से छोटी छोटी नाव के साक्ष्य मिले हैं, वो कौन सा है, गणेश्वर। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, प्रश्न क्या है कि पृथ्वीराज विजय, विजय विजय से याद रखिएगा जयानक, यानी पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, जयानक। अगर यहां पृथ्वीराज रासो आता तो चंदबरदाई हो जाता। विजय विजय जयानक की है, विजय किसकी है, जयानक की, विजय जयानक की। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, तो आपका उत्तर आएगा जयानक। अगला प्रश्न है हमीर महाकाव्य, जब महान ही काव्य है, भाई काव्य जब महान है तो महान तो चंद्र और सूर्य होते हैं, तो नयन चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है, नयन चंद्र सूरी हैं, ये हमीर महाकाव्य के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है कान्हड़ दे प्रबंध, ये कन्नड़ दे नहीं है, कान्हड़ दे, कान्हड़ दे प्रबंध, ये किसकी रचना है, तो ये कवि पद्मनाभ की रचना है, यानी कान्हड़ दे प्रबंध है, इसके रचनाकार कौन है, तो आप कहेंगे कवि पद्मनाभ। कान्हड़ दे प्रबंध किसकी रचना है, कवि पद्मनाभ की रचना है। हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन रहे, तो याद रखेंगे नयन चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य के रचयिता भाई साहब कौन है, तो आपका उत्तर आएगा हमीर महाकाव्य के रचयिता नयन चंद्र सूरी हैं। फिर आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं तो अपने पास प्रश्न है वीर विनोद किसकी रचना है। अच्छा प्रश्न है वीर विनोद, काफी बार परीक्षाओं में प्रश्न आ जाता है वीर विनोद, ये सारे छठी क्लास के प्रश्न है भाई साहब। अब आप सोच रहे होंगे छठी क्लास में इतने प्रश्न दे रखे हैं, कई इजी प्रश्न हैं, कई थोड़े मध्यम हैं और कई बिल्कुल ही अच्छे प्रश्न हैं जिसमें हवा हवा हो जाती है कईयों की। तो वीर विनोद किसकी रचना है, तो याद रखिएगा वीर विनोद रचना है कवि राजा श्यामल दास की। वीर विनोद किसकी रचना है, कवि राजा श्यामल दास की रचना है। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं कहीं तू हार के, चलता चल मंजिल जरूर कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। तो रुकिएगा मत, थकिएगा मत, क्लास को पूरा देखना है, जी लगा के देखना है, मन लगा के देखना है। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। आज इस रामनवमी के दिन ये संकल्प ले लीजिएगा कि मुझे पढ़ना है। क्या करना है, अब पढ़ना है। फिर देखिएगा आगे बात करते हैं अपन, सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध रचना क्या है, फटाफट से आप बता दीजिएगा। सूर्यमल मिश्रण ने कौन सी एक प्रमुख किताब लिखी थी, जल्दी से, टाइम नहीं लगना चाहिए भाई साहब, है ना, जल्दी से, कितना टाइम थोड़ा लगेगा। सूर्यमल मिश्रण की जो रचना है वो है वंश भास्कर, और सूर्यमल मिश्रण का संबंध हाड़ौती क्षेत्र से रहा है, जिन्होंने हाड़ौती क्षेत्र के अंदर अपनी काफी सेवाएं दी हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य ने धातुओं में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। यानी धातुएं आज बहुत सारी हैं, लेकिन जब बात मनुष्य के सभ्यता के विकास की करते हैं उस समय की बात के अंदर अपन पूछें आपसे कि मनुष्य ने धातुओं के अंदर सर्वप्रथम कौन सी धातु है उसको काम में लिया, तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सबसे पहले तांबा। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु को काम में लिया, तांबे को। अगला प्रश्न है कालीबंगा की खोज किसने की, तो आपको काफी बार बता दिया है अमलानंद घोष ने, यानी घोष ने खोज की। कौन सा घोष है जो अमल करता है, अमलानंद घोष। कौन सा घोष भाई साहब, अमलानंद घोष ने क्या किया, कालीबंगा की खोज की। फिर अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे। भाई सभ्यताएं जितनी भी हैं, कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और सभ्यताएं जितनी भी हैं किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई हैं। पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी और उसके सहायक नदी तंत्र पर विकसित हुई, तो उसी प्रकार कालीबंगा भी किसी न किसी नदी पर विकसित हुई होगी, और वो नदी है साथियों कौन सी, सरस्वती नदी। यानी कालीबंगा किस नदी के किनारे, सरस्वती कह दो, और वर्तमान के अंदर अपन जिसे घग्गर कहते हैं, जिसे राजस्थान का शोक कहा जाता है, जिसे मृत नदी कहा जाता है, जिसे आपका मृत नदी कहते हैं, राजस्थान का शोक कहते हैं, जिसे आपका विलुप्त नदी कहते हैं, कौन सी, घग्गर नदी, इसी के किनारे कौन सी सभ्यता, कालीबंगा। अब प्रश्न बना कालीबंगा है कौन से जिले में, तो साथियों सुनिएगा कालीबंगा कौन से जिले में, हनुमानगढ़ के अंदर। अगला प्रश्न क्या आ रहा है,
धूलकोट के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? प्रश्न है धूलकोट के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा धूलकोट के नाम से कौन सी सभ्यता को जानते हैं? तो सही और सटीक जवाब होगा अपनी आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता जिसे आघाटपुर भी कहते हैं और इसी आघाटपुर को धूलकोट भी कहते हैं। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? बेड़च नदी या फिर आयड़ नदी के किनारे सभ्यता का विकास हुआ। किस सभ्यता स्थल से मकानों में एक साथ 4 से 6 चूल्हे और ये चूल्हों का एक साथ मिलना इस चीज की पुष्टि करता है कि यहां संयुक्त परिवार प्रणाली मौजूद थी। कौन सी परिवार प्रणाली? संयुक्त परिवार प्रणाली यहां मौजूद थी। तो कौन सा सभ्यता स्थल है जहां से मकानों में एक साथ 4 से 6 चूल्हे मिले हैं? तो इसका सही जवाब होगा आहड़। यानी जो आहड़ सभ्यता है यहां अपने को क्या मिले हैं? यहां एक साथ खाना पकाने के 6 चूल्हे मिले हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान के कौन से 2 ऐसे पुरातात्विक स्थल हैं जहां से बुने हुए वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ऐसे कौन से 2 हैं जहां बुने हुए वस्त्र के अवशेष, वस्त्र नहीं बोल रहा मैं, सूती वस्त्र तो कालीबंगा से भी मिला है, लेकिन बुने हुए वस्त्रों के अवशेष ये 2 जगह से मिले हैं। एक तो बालाथल, एक तो क्या है बालाथल। बालाथल कहाँ है भाई साहब? उदयपुर के अंदर। और एक आपका बेराट, बेराट कहाँ है? जयपुर के अंदर। यहां से बुने हुए वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए। मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता स्थल से मिला है? अभी मैं पीछे चर्चा करके आया हूं। मछली पकड़ने का कांटा कौन से सभ्यता स्थल से मिला है? सही जवाब, सही जवाब, बिल्कुल बिल्कुल। इसका सटीक जवाब क्या होना चाहिए? इसका सटीक जवाब होना चाहिए नीम का थाना में। अब भी बता दो कौन सा स्थान है? नीम का थाना। नीम का थाना जिला नहीं है, नीम का थाना खुद सीकर में पड़ता है और इस नीम का थाना क्षेत्र में एक गांव आता है जिसका नाम है गणेश्वर। तो मछली पकड़ने का कांटा कहां से मिला है? गणेश्वर से मिला है। अगला प्रश्न, बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी से किस सभ्यता स्थल को जोड़कर देखा जा सकता है? बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी, इससे कौन से सभ्यता स्थल को जोड़ के देखा जा सकता है? तो आपका सही जवाब होगा बेराट जो सभ्यता है उसका उत्खनन बिल्कुल बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी से ही हुआ है। अगला प्रश्न फिर आपके सामने, किस सभ्यता स्थल से, प्रश्न क्या है सुनिएगा, किस सभ्यता स्थल से 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से 8 तो पंचमार्क हैं और शेष जो बच गई 28 वो भारतीय यूनानी शासकों की हैं? तो ये सा सभ्यता स्थल राजस्थान में कौन सा रहा है? फटाफट से बता दीजिएगा। आपके उत्तर का इंतजार में कर रहा हूं, दीजिएगा देखे कमेंट। शाबाश। कौन सा आएगा? बिल्कुल सही दे रहे हैं, यानी बेराट सभ्यता है, वहां से अपने को 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई। यहां से एक स्वर्ण मंजूषा भी प्राप्त हुई है ना, जिससे कलश निकला था, इंदिरा गांधी ने खुदाई करवाई थी उस टाइम। बौद्ध मठ के अवशेष कहां से मिले हैं? ये भी बेराट से मिले हैं। प्रश्न आ जाए कि भाब्रू शिलालेख कहां से मिला है? अशोक के बारे में जानकारी देता है जो बौद्ध धर्म की, वो भी कहां से मिला है? वो भी आपके बेराट से ही मिला है। अगला प्रश्न, गिलुंड एवं पछमाता ये सभ्यता स्थल किस जिले में? अब गिलुंड का तो पता होना चाहिए, पछमाता तो फिर भी मान लो, मैं मान लूंगा, ये नया शब्द दिख रहा होगा। गिलुंड और पछमाता ये कौन से जिले में है? तो इसका सही जवाब होगा ये राजसमंद में है। गिलुंड और पछमाता सभ्यता स्थल किस जिले में? राजसमंद जिले में। अब प्रश्न आ जाए कि भाई साहब गिलुंड है, यहां की एक चीज और प्रसिद्ध है, फटाफट से बताइएगा। देखिए क्या प्रसिद्ध है? गिलुंड है, इसकी एक चीज प्रसिद्ध है। अब ये आपको बताना है कमेंट करके कि क्या चीज यहां की प्रसिद्ध है। यहां की लाल सुर्ख रंग की मेहंदी, यानी बिल्कुल मेहंदी के लिए सोजत सिटी पाली जाना जाता है, लेकिन लाल सुर्ख रंग की मेहंदी के लिए कौन जाना जाता है? तो आपका उत्तर आएगा गिलुंड जाना जाता है। कहां पे? राजसमंद में। नगर और नगरी ये सभ्यता स्थल क्रमशः किन जिलों में हैं? नगर और नगरी, फटाफट से बताइएगा भाई साहब। नगर कहाँ है और नगरी कहाँ है ना? तो नगर तो भाई साहब कहाँ है? चित्तौड़ में। और उसके बाद बात करें नगरी, ये कहाँ पे है? ये है टोंक में। नगर चित्तौड़ में और नगरी कहाँ पे? टोंक में। अगला प्रश्न है, अशोक का भाब्रू शिलालेख किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? अभी बता के आया हूं, बेराट सभ्यता स्थल से अपने को अशोक का भाब्रू शिलालेख मिला है।
आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे, अभी चर्चा की पीछे। बेड़च, और बेड़च अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप कहेंगे आयड़ नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ है। सेना को वेतन देने और सेना के अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किस अधिकारी की होती थी, यानी जो स्वतंत्रता से पहले राजस्थान की व्यवस्था थी उस व्यवस्था में इस अधिकारी का नाम बड़े ही शान से लिया जाता था, जो सेना को वेतन देता था, सेना के अन्य कार्य करता था, और इस अधिकारी का नाम होता था बख्शी। यानी प्रश्न आए कि बख्शी अधिकारी कौन होता था, इस सेना को वेतन देने वाला और सेना के अन्य कार्यों की जिम्मेदारी। जबकि खजांची, खजांची का मतलब जिसके पास खजाना होता हो, खजाने का मतलब जिसके पास आय व्यय का लेखा जोखा, साथ के अंदर जिसके पास अपने अर्थतंत्र को संतुलित करने का एक प्रकार से अपनी कहीं जिम्मा, उसे कहा जाता था खजांची। अगला प्रश्न 1935 का भारत सरकार अधिनियम कब से प्रभाव में आया। सरल प्रश्न है, सटीक प्रश्न है, जो बार बार आप लोग देखते हैं। ये पूर्ण रूप से प्रभाव में कब आया, 1 अप्रैल 1937 से प्रभाव में आया। राजस्थान में प्रथम विधानसभा के चुनाव कब संपन्न होते हैं, 1952 में राजस्थान में पहली विधानसभा के चुनाव संपन्न होते हैं। और जैसे ही पहली विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, राजस्थान में पहला निर्वाचित सीएम बन जाते हैं। निर्वाचित सीएम, मनोनीत सीएम की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, राजस्थान के पहले सीएम तो हीरालाल शास्त्री हैं, लेकिन यहां बात की जा रही है निर्वाचित सीएम की। तो निर्वाचित सीएम कौन थे, श्रीमान टीकाराम पालीवाल। यानी राजस्थान के निर्वाचित सीएम कौन थे, तो याद रखेंगे राजस्थान के निर्वाचित सीएम थे श्रीमान टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम कौन थे, तो याद रखेंगे राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम थे टीकाराम पालीवाल। अगला प्रश्न है, वह पत्र जिसमें शासकों द्वारा, ध्यान देना, वह पत्र जिसमें शासकों के द्वारा दी गई जागीर का स्पष्ट उल्लेख मिलता था। प्रश्न क्या कह रहा है, वह पत्र जिसमें शासक वर्ग जो जागीर देता था उस जागीर का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, वो पत्र कौन सा था। तो साथियों गौर करेंगे, उस पत्र को नाम दिया गया है जागीर पट्टा। यानी ऐसा जिसमें जागीर का उल्लेख मिलता था उसे क्या कहा जाता था, जागीर पट्टा कहा जाता था। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। कितने भौतिक प्रदेशों में भाई साहब, 4 हैं। कौन कौन से, नंबर 1 पे थार का मरुस्थल, नंबर 2 पे अरावली, नंबर 3 पे पूर्वी मैदान, और नंबर 4 पे दक्षिण पूर्वी पठार या फिर हाड़ौती का पठार। अब प्रश्न बने कि ये थार का मरुस्थल है, ये मैदान है, ये दोनों किसके अवशेष हैं, ये टेथीस सागर के अवशेष हैं। जबकि अरावली और हाड़ौती का पठार ये किसके अवशेष हैं, ये गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। गोंडवाना लैंड के अवशेष हाड़ौती का पठार अरावली है, मैदान और मरुस्थल किसके अवशेष हैं, टेथीस सागर के अवशेष हैं। ये जो मरुस्थल है ये कितने प्रतिशत पे फैला हुआ है, ये 61.11% पे फैला हुआ है भाई साहब। अरावली कितने प्रतिशत पे फैली हुई है, तो लगभग 9% पे फैली हुई है। मैदान कितने प्रतिशत पे फैला हुआ है, 23 पे फैला हुआ है। और हाड़ौती का पठार कितने पे, तो 6.89 पे। यहां कितनी जनसंख्या रहती है, 40, यहां कितनी 10%, यहां 39%, और यहां कितनी 11% जनसंख्या निवास करती है। फिर देखिएगा आगे, थार के मरुस्थल में राजस्थान की कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो 61% क्षेत्रफल पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से 4 हैं, तो बताइएगा फटाफट से। 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से, कमेंट करके बताइएगा। नंबर 1 पे कौन सा आता है, नंबर 1 पे आ जाएगा थार का मरुस्थल, उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान। नंबर 2 पे अरावली, नंबर 3 पे पूर्वी मैदानी प्रदेश, और नंबर 4 पे आएगा हाड़ौती का पठार, जिसे अपन कहते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पे कि राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है। क्लास लंबी चलेगी, तो लंबी चलेगी तो आप क्यों इतनी ढील कर रहे हैं, जल्दी से एक शेयर क्यों नहीं कर देते। अभी भी जो बीच में आ गए उनको भी चिंता नहीं करनी है। पूरे 150 प्रश्नों में पूरा राजस्थान अध्ययन जो कक्षा 6 का है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। अचूक कोर्स भी है भाई साहब, ये ब्रह्मास्त्र ये मान लीजिएगा ना। तो राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है।
पहली बात तो समवर्षा रेखा का मतलब ही क्या होता है ना, चलो मैं बताता हूं आपको। यानी समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, समवर्षा रेखा कहते हैं। ये अपना राजस्थान है भाई साहब, और इसके बीचों बीच ये गुजर गई, यानी ये है 50 सेंटीमीटर। और 50 सेंटीमीटर को आप यूं भी लिख सकते हैं 500 मिलीमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके इधर 50 से ज्यादा बारिश होती है और इधर 50 से कम होती है। तो राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, तो आपका उत्तर आएगा 50 सेंटीमीटर। अब इसे 50 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं और इसे 500 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। कितने भागों में, 2 बराबर भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। उसके बाद में अगला प्रश्न आ रहा है कि घग्गर बेसिन का विस्तार राजस्थान के किन जिलों में है। घग्गर बेसिन का विस्तार राजस्थान के किन जिलों में है? 2 जिले हैं, एक जिला आपका गंगानगर और दूसरा जिला आता है हनुमानगढ़। एक श्री गंगानगर और दूसरा कौन सा? हनुमानगढ़। इन दोनों जिलों में कौन सा बेसिन फैला हुआ है? घग्गर बेसिन, जो राजस्थान का उपजाऊ बेसिन है और इसे ही कहते हैं राजस्थान में अन्न का भंडार, धान का कटोरा। किसे कहा जाता है? घग्गर बेसिन को। चलिएगा आगे चलते हैं। अब देखिएगा आगे इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में अरावली के विस्तार की दिशा किस ओर से किस ओर है? राजस्थान में अरावली के विस्तार की दिशा किस ओर से किस ओर है, ये आपका प्रश्न है। ये जैसे जी राजस्थान में अरावली है, इस प्रकार से अरावली फैली हुई है, तो आपको पता है ये कौन सी दिशा है? ये है दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी दिशा है? ये है उत्तर पूर्व। तो आपका प्रश्न आ जाए अरावली किधर से किधर फैली हुई है, तो आप कहेंगे अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और इसमें भी एक मजेदार बात, अरावली इस प्रकार से है ना, यानी ये दक्षिण पश्चिम में चौड़ी है और उत्तर पूर्व की ओर क्या होती चली जाती है? संकरी। अगला प्रश्न यूं भी आ सकता है, अरावली की ऊंचाई और चौड़ाई क्रमशः किधर से किधर कम होती है? तो किधर से किधर कम होती है बताइएगा, बताइएगा। दक्षिण पश्चिम में ये ज्यादा है और जैसे जैसे आप दक्षिण पश्चिम से भाई साहब किधर जाते हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं, वैसे वैसे ये पूरा मामला ये सिकुड़ता चला जाता है ना। तो याद रखेंगे अरावली है ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। अगली बात प्रश्न बनेगा कि अरावली के 3 पार्ट किए जा सकते हैं इसे। ये उत्तर अरावली आ गया, ये मध्य अरावली आ गया और ये दक्षिण पश्चिम अरावली आ गया। उत्तर अरावली में सर्वोच्च चोटी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे रघुनाथगढ़, जो सीकर के अंदर है। मध्य अरावली में सर्वोच्च चोटी पूछा जाए तो आप कहेंगे मोराई जी, ये कहां पे है? ये आपका मोराई जी या टोटगढ़ अजमेर के अंदर। और दक्षिण पश्चिम अरावली के अंदर सर्वोच्च चोटी तो आप कहेंगे गुरु शिखर। अगला प्रश्न, अरावली है ये इस प्रकार से फैली हुई, चलो ठीक बात है। इसका मतलब अरावली क्या राजस्थान में एक जल विभाजक का, एक वाटर डिवाइडर का काम करती है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल। यानी राजस्थान में अगर आपसे ये पूछा जाए कि जल विभाजक का काम कौन करता है, तो आपका उत्तर क्या बनेगा? राजस्थान में जल विभाजक का काम है ये अरावली करती है। भाई साहब राजस्थान में जल विभाजक का काम कौन करती है? अरावली। क्यों? इधर वाली नदियां जाती हैं लगभग कहां पे? बंगाल की खाड़ी में। इधर वाली अरब सागर में। इधर वर्षा होती है अधिक, इधर वर्षा होती है कम। यानी एक ऐसी उच्च भूमि जो यहाँ के जल तंत्र को, यहाँ के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांट देती है, उसे जल विभाजक कहते हैं। और राजस्थान के संदर्भ में जल विभाजक कौन है? तो आपका उत्तर आएगा अरावली राजस्थान के संदर्भ में क्या है? जल विभाजक है। चलें आगे चलते हैं। अगला प्रश्न भाई साहब क्या रहा है? अगला प्रश्न ये है कि अरावली की कुल लंबाई कितनी है? यानी ये यहां से लेके यहां तक अरावली की टोटल लेंथ कितनी है, ये आपको बताना है। तो साथियों गौर करना, अरावली की कुल लंबाई ये लगभग कितनी है? 930 किलोमीटर है। सॉरी 930 नहीं भाई, सॉरी। अरावली की जो कुल लंबाई है ये कितनी है? ये 692 किलोमीटर है। 930 क्या है? 930 इसकी एवरेज ऊंचाई है। यानी अरावली की औसतन ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर, जबकि लंबाई कितनी है? 692। अब 692 कहां से? ये गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लेके और दिल्ली के रायसीना हिल्स तक है। अपने राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में इसकी है 550 किलोमीटर।
कितने प्रतिशत है, तो आपका उत्तर आएगा लगभग 80% है। यानी राजस्थान में लगभग कितने प्रतिशत फैला हुआ है अरावली, तो आप कहेंगे लगभग 80% फैला हुआ है। लंबाई टोटल है कितनी, तो आप याद रखेंगे अरावली की लंबाई कितनी है भाई साहब, तो 692 किलोमीटर। अगला प्रश्न मैं आपसे ये पूछ लूं कि अरावली पर्वत तो है, कैसा पर्वत है, क्या ये पर्वत है ये प्राचीन पर्वत है, बिल्कुल प्राचीन है। प्राचीन के साथ में कह सकता हूं क्या अरावली वलित पर्वत, आप कहेंगे बिल्कुल वलित है। उसके बाद मैं आपसे ये पूछ लूं कि क्या अरावली अवशिष्ट पर्वत है, बिल्कुल अवशिष्ट है। अवशिष्ट का मतलब पहले इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा थी, अब मात्र अवशेष बच गए, घिस घिस के लगातार घर्षित हुआ, अप्रदन हुआ है। अरावली प्राचीन पर्वत है, वलित है, अवशिष्ट पर्वत है। अब मैं आपसे ये पूछ लूं कि ये प्राचीन है तो इसकी उत्पत्ति कौन से काल में हुई, तो साथियों गौर करना, अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई या फिर प्री कैम्ब्रियन काल में। अरावली की उत्पत्ति कौन से काल में हुई, प्री कैम्ब्रियन काल में। अरावली प्राचीन पर्वत है, वलित पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है और इसकी उत्पत्ति कौन से काल में हुई, प्री कैम्ब्रियन काल में हुई। उसके बाद चलते हैं आगे, अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। प्रश्न क्या है, अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो यहां आपको बिल्कुल सटीक और सही जवाब क्या देना है, अरावली की ऊंची चोटियां। याद है क्या, मैंने बताया था, क्लास ली थी उस टाइम, कि गुरु से, क्या बताया था, गुरु से दिल लगा के, गुरु से दिल लगा के जरा आशा कम ही सही, कम ही सही, कम ही सही, बताया था क्या। पूरी 18 चोटियां याद करवाई थी, उनमें पहली स्टेप थी गुरु से दिल लगा के जरा आशा कम ही सही, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़। तो सर्वोच्च शिखर कौन सा है, सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। इसी शिखर को कहा जाता है संतों का शिखर। किसने कहा संतों का शिखर, कर्नल जेम्स टोड ने। इसे कहा जाता है संतों का शिखर, इसे कहा जाता है गुरु माथा, इसे कहा जाता है हिंदुओं का ओलंपस। है कहां पे, सिरोही में। ऊंचाई कितनी है, अगला है कि सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। अब 1722 मीटर है तो इसका मतलब इसके ऊपर एक मंदिर भी बना हुआ है, बिल्कुल। अगर 5 मीटर उस मंदिर को जोड़ लेंगे तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1727 मीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, राजस्थान का जल विभाजक किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान का जल विभाजक कहा जाता है अरावली को। राजस्थान का जल विभाजक भाई साहब किसे कहा जाता है, अरावली को कहा जाता है। और भी प्रश्न है, फटाफट से बताइएगा। अरावली किस प्रकार का पर्वत है, अभी मैंने बताया था अरावली कैसा पर्वत है। अरावली प्राचीन है, वलित है, प्राचीन भी है, वलित भी है और अवशिष्ट भी है। अगला प्रश्न है, पूर्वी मैदानी प्रदेश राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला है और कितनी जनसंख्या निवास करती है। 23% क्षेत्रफल पर फैला है और 39% जनसंख्या यहां निवास करती है। अगला प्रश्न है, उत्खात भूमि कौन सी नदी द्वारा बनी। बेडलैंड टोपोग्राफी जिसे कहते हैं, उत्खात भूमि कहते हैं, बीहड़ जिसे कहते हैं, ये बीहड़ कौन सी नदी ने बनाए हैं, तो साथियों गौर करना, ये कौन सी नदी, यानी चंबल नदी बीहड़ बनाने के लिए जानी जाती है। 56 के मैदान का विस्तार किन जिलों में, कौन सी नदी, तो आप कहेंगे माही नदी बेसिन। और कौन से 2 जिले, इधर से प्रतापगढ़ और इधर से बांसवाड़ा। इन दोनों जिलों के बीच में जो फैला हुआ 56 नदी नालों का, 56 गांव का मैदान है, इसे क्या कहा जाता है, 56 का मैदान। क्या कहा जाता है भाई साहब, 56 का मैदान। चलें आगे चलते हैं। प्रश्न है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में काली मिट्टी का विस्तार अधिक है। यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश है जहां काली मिट्टी ही मिट्टी है, तो फटाफट से बताइएगा। इसका सही जवाब बनेगा हाड़ौती का पठार, यानी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जिसे अपन हाड़ौती का पठार कहते हैं। यहाँ पे काली मिट्टी का राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार है। काली मिट्टी को क्या कहते हैं, कपासी मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगूर मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी को कहा जाता है आपका सौते जुताई वाली मृदा। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है। क्यों है यह भी बताता हूं, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता है और माउंट आबू राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ शहर है या फिर स्थान है। एक मिनट, हाँ जी। अब फिर देखिएगा, अगला प्रश्न है,
राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? तापांतर यानी तापमान के उच्च बिंदु और तापमान के निम्न बिंदु में जो अंतर है उसे कहते हैं भाई साहब तापांतर। जैसे मान लीजिएगा ये कोई ए बिंदु है, यहां पर एक बार तापमान नोट किया गया 50 डिग्री और एक बार यहां तापमान नोट किया गया 5 डिग्री। इन दोनों में जो अंतर है, 45 डिग्री, ये क्या है? तापांतर। ये क्या है? तापांतर। अब ये अगर एक दिन में किया गया तो दैनिक तापांतर और वर्ष में किया जाए तो वार्षिक तापांतर। तो याद रखेंगे राजस्थान में सर्वाधिक जो वार्षिक तापांतर वाला जिला है वो कौन सा है? चूरू। क्यों है? क्योंकि राजस्थान का सबसे गर्म जिला भी चूरू है और राजस्थान का सबसे ठंडा जिला भी चूरू है। सबसे गर्म भी है, सबसे ठंडा भी है, इसलिए सबसे ज्यादा वार्षिक तापांतर कौन से जिले में? चूरू में। जबकि दैनिक तापांतर राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि वहां पर रेत है, रेत के साथ वनस्पति का अभाव है, बारिश होती नहीं, शुष्कता है, इसलिए वहां दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? यानी राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो यहां आपका सही उत्तर बनेगा झालावाड़। राजस्थान का ऐसा जिला जो सबसे ज्यादा आर्द्र जिला है वो कौन सा है? तो उसमें आपका सही जवाब, सही उत्तर होगा झालावाड़। तो राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़ है। राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू में, सर्वाधिक आर्द्र कौन सा है? झालावाड़। अब याद रखना आपको क्या कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? तो याद एक ही बात रखेंगे, झा बाबा सच्ची में वर्षा करवाता है ना, झा बाबा सच्ची में ही वर्षा करवाता है। झालावाड़ है, बांसवाड़ा है, बारां है, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, यहाँ पे क्या होती है? यहाँ वर्षा सबसे ज्यादा होती है, सर्वाधिक वर्षा वाले। जबकि बात करें राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? फटाफट से बताइएगा। सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है भाई साहब, ठीक है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर में। यहाँ आपको याद रखना है जय वीर बालाजी हनुमान की। जैसलमेर के बाद में कहाँ? बीकानेर में। बीकानेर के बाद में कहाँ पे? बाड़मेर में। और बाड़मेर के बाद में कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। तो सर्वाधिक वर्षा झालावाड़, सबसे कम वर्षा जैसलमेर। सर्वाधिक वर्षा वाले दिन कहाँ पे? झालावाड़ में। सबसे कम वर्षा वाले दिन कहाँ पे? जैसलमेर। अब सुनना, जहां सर्वाधिक वर्षा होती है वहां पर सबसे कम परिवर्तनशीलता पाई जाती है। यानी राजस्थान में वर्षा की सबसे कम परिवर्तनशीलता कहां है? झालावाड़ में। और सर्वाधिक परिवर्तनशीलता तो आपका उत्तर आएगा जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक परिवर्तनशीलता पाई जाती है। फिर देखते हैं आगे अगला प्रश्न। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? राजस्थान में सर्दियों में जो वर्षा होती है उस वर्षा को क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब आएगा उस वर्षा को मावठ कहा जाता है। क्या कहते हैं उस वर्षा को? मावठ। अब प्रश्न बना कि मावठ किससे होती है? तो साथियों याद रखना मावठ होती है पश्चिमी विक्षोभों से। मावठ किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से होती है। इन पश्चिमी विक्षोभों का उत्पत्ति स्थल कहां से है? भूमध्य सागर से। बारिश कब हुई? सर्दियों में। सर्दियों में कौन सी फसल होती है? तो आप कहेंगे रबी की फसल। और इसीलिए इस फसल को, इस वर्षा को जो मावठ कह रहे हैं, इसे रबी की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप कहते हैं। गोल्डन ड्रॉप का मतलब सुनहरी बूंदों वाली वर्षा कहा जाता है। प्रश्न आएगा कि सुनहरी बूंदों वाली वर्षा या गोल्डन ड्रॉप कौन सी वर्षा को कहा जाता है? मावठ को। मावठ की उत्पत्ति कहां से होती है? भूमध्य सागर से। किस वजह से होती है? पश्चिमी विक्षोभों से होती है। ये लौटता हुआ मानसून नहीं है, ये अलग ही वर्षा है। और इससे कौन से भाग में? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा की प्राप्ति होती है। मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? राजस्थान को भी मैंने बताया कि ये आपका राजस्थान है और इस राजस्थान में राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली 50 थी और मरुस्थल की बात की जाएगी तो 25 सेंटीमीटर। अब जरूरी नहीं आपको ऑप्शन में 25 सेंटीमीटर मिले, आपको ये भी मिल सकता है कि राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली जो समवर्षा रेखा है वो कितने मिलीमीटर की है? 250 मिलीमीटर। कितने मिलीमीटर भाई साहब? 250। तो मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा है 25 सेंटीमीटर, जबकि राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर। चलें आगे चलते हैं। राजस्थान के अपवा तंत्र को कितने भागों में बांटा जाता है? प्रश्न क्या है? राजस्थान के, जल्दी से उत्तर दीजिएगा, राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा जाता है?
अब मैं आपको यहां बताऊं कि कितने भाग हैं, तो आपका उत्तर क्या बनेगा जी, 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे बंगाल की खाड़ी का अपुआ तंत्र, नंबर 2 पे अरब सागर का अपुआ तंत्र, और नंबर 3 पे अंतः अपुआ तंत्र या आंतरिक अपुआ की नदियां। नंबर 1 पे मैंने, 1 पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, जो मर्जी लिख दो, मैं अरब सागर लिख देता हूं। नंबर 2 पे बंगाल की खाड़ी और नंबर 3 पे आंतरिक। इनमें से अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, प्रश्न आ जाए कि इनमें से सर्वाधिक क्षेत्र पे कौन सा अपुआ तंत्र विस्तृत है या फैला हुआ है, तो आपका उत्तर बनेगा आंतरिक। अंतर मन की बातों का ठाठ ही ठाठ है और आंतरिक प्रवाह में पर 60 है। बंगाल की खाड़ी वाला कितना है, लगभग 22% है, और अरब सागर वाला लगभग 18% है। बोले तो वो नदियां जो अरब सागर में जाके गिरेंगी अरब नदी तंत्र में, जैसे कि माही है, सोम है, जाखम है, साबरमती, पश्चिम बनास, लूनी, वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेंगी बंगाल की नदी की खाड़ी का तंत्र है। जैसे कि मुख्य नदी तो चंबल ही है, अब सारा का सारा चंबल में जाएगा, चाहे वो बनास, चाहे काली सिंध, परवन, पार्वती, कोई भी क्यों नहीं। आंतरिक अपुआ की, यानी ना अरब सागर में जाएंगी ना बंगाल की खाड़ी में, चाहे कांतली की बात करें, घग्गर की बात करें, साबी की बात करें, रूपारेल है, रूपनगढ़ है, आदि नदियां। आगे प्रश्न है, राजस्थान में बहने वाली जितनी भी नदियां हैं इनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इनमें सबसे लंबी नदी चंबल है, और चंबल को ही कहा जाता है चर्मणवती नदी। चर्मणवती नदी, कौन सी नदी को? चंबल को। चंबल को ही कहते हैं राजस्थान की कामधेनु। प्रश्न आ जाए कि कौन सी नदी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, चंबल नदी को ही कहा जाता है। पूर्ण रूप से राजस्थान में, प्रश्न था कि राजस्थान में बहने वाली लंबी नदी चंबल है, लेकिन पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहां आपका सही उत्तर होगा पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास। अब मैं पूछूं आपसे कि बनास को क्या कहते हैं? बनास को कहते हैं वर्णासा या वन की आशा। बनास को वर्णासा या वन की आशा कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है पूर्ण रूप से। और बनास का उद्गम कहां से होता है? यह होता है राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से। बनास नदी कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है। बनास नदी भी 6 में बहती है, चंबल भी 6 में बहती है, लूनी भी 6 में बहती है। अब बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? उद्गम से लेकर समापन तक बनास नदी 480 किलोमीटर का सफर तय करती है। अजमेर जिले में, प्रश्न क्या है सुनिएगा, अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट से किस नदी का उद्गम होता है? 2 धाराओं से मिलकर नदी बनती है, एक सागरमती, एक सरस्वती, फिर जाके एक नदी बनती है। पश्चिमी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है, अब तो बता दीजिएगा। पश्चिमी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है, बालोतरा तक मीठी रहती है, उसके बाद में खारी हो जाती है। अब भी नहीं बताओगे? जवाई इसकी सहायक नदी है, अब बता दूं। जोजड़ी इसकी सहायक नदी है, सुकड़ी है, मिठड़ी है, लीलड़ी है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये नदी कौन सी है भाई साहब? लूनी है। अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो आपका उत्तर बनेगा लूनी नदी का उद्गम होता है। जाती कहां पे है? अरब सागर में जाती है। लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है, सबसे लंबी नदी है। उसके बाद में लूनी नदी में दाहिने ओर से, प्रश्न क्या है, ये जैसे लूनी नदी है, अब ये लूनी नदी का मुख इधर है तो इसका दाहिना किनारा ये, दाहिने किनारे से एक ही नदी आके मिलती है, और वो नदी मित्रों कौन सी है? जोजड़ी। लूनी नदी में दाहिने ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी? तो आपका उत्तर क्या बनेगा? लूनी नदी में दाहिने ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी यह है जोजड़ी। लूनी नदी में दाहिने ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है? तो आपका उत्तर बनेगा लूनी नदी में दाहिने ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी जोजड़ी। चलो ठीक है, बाकी जितनी भी सहायक नदियां हैं ये बाएं किनारे से मिलेंगे, चाहे कितनी भी क्यों नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सोम और जाखम ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? सोम और जाखम 3 नदियां मिला के एक संगम बनाती हैं। इधर से एक नदी आती है ऐसे, इस नदी ने इस रेखा को 2 बार काटा। कौन सी रेखा है? करक रेखा है, ठीक है। नदी अब समझ गए कौन सी है? माही। माही नदी का उद्गम कहां से हुआ?
तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश से हुआ। मध्य प्रदेश में कहाँ से? मेहंद झील से हुआ। उसके बाद नदी राजस्थान में आई। राजस्थान में आई तो इधर से एक नदी आती है जाखम, एक इधर से नदी आती है सोम, और ये तीनों का त्रिवेणी संगम होता है माही सोम जाखम का बेणेश्वर डूंगरपुर में, और वहीं पे लगता है माघ पूर्णिमा को मेला, जिसे कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। अब प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो आपका उत्तर आएगा माही नदी। अगला प्रश्न बना दक्षिणी राजस्थान की गंगा कौन सी है? माही नदी। वागड़ की गंगा कौन सी है? माही नदी। कांठल की गंगा कौन सी है? माही नदी। आदिवासियों की स्वर्ण रेखा कौन सी है? माही नदी। अरे जो मर्जी है, कौन सी नदी है? माही नदी। तो सोम और जाखम किस नदी की सहायक नदी है? माही नदी की। इसके अलावा भी सहायक नदियां और भी हैं, जैसे कि लाखन बादर है, ये भी इसी की सहायक नदियां। किस नदी को रुंडित नदी और अर्जुन की गंगा कहा जाता है? अब रुंडित नदी से तो हो सकता है कि आपको नहीं याद हो, अर्जुन की गंगा से तो याद होना चाहिए ना। बेराट क्षेत्र की नदी है, और नदी का नाम क्या है? फटाफट से बताइएगा। कौन सी नदी को अर्जुन की गंगा या रुंडित नदी कहते हैं? माना जाता है कि अर्जुन ने यहाँ पर बाण चलाया और नदी निकल पड़ी, और उसी नदी को कहते हैं बाण गंगा। कौन सी गंगा? बाण गंगा, रुंडित नदी, अर्जुन की गंगा। रुंडित इसलिए कहते हैं कि पहले यह यमुना नदी में जाके मिल जाती थी, लेकिन अब है ना, अब ये यमुना नदी में जाके नहीं मिलती है, ये छिन्न भिन्न हो गई है, और जो छिन्न भिन्न हो जाए उसे रुंडित कहते हैं, कटा फटा कहते हैं। तो ये नदी वर्तमान में कैसी है? ये कटी फटी है, ये वर्तमान के अंदर रुंडित अवस्था में है। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। अगला प्रश्न फिर देखिएगा, घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है? प्रश्न क्या है कि घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है? तो साथियों गौर कीजिएगा, घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वहां से ये नदी निकल के आती है। राजस्थान की जितनी भी नदी हैं, इनमें एकमात्र नदी जिसका उद्गम हिमालय से होता है वो कौन सी? घग्गर नदी है। और ये राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर जाती है, फोर्ट अब्बास तक जाती है। अपने राजस्थान में इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? नाली कहते हैं, जबकि पाकिस्तान में इसके प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं हकरा। क्या कहते हैं? हकरा। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी? अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न मान लीजिए आ सकता है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा ये साथियों दी जाती है किसके द्वारा? तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसके द्वारा दी जाती है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है, चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है एवं इस पर कितने बांध बने हुए हैं? पहला प्रश्न तो ये कि चंबल है ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? साथियों पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि चंबल ये राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश इन दोनों की संयुक्त परियोजना है, दोनों का 50-50 है। अब प्रश्न बना कि इसके ऊपर बांध कितने बने हुए हैं? तो भाई साहब इसके ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए? 4। 4 में से एक बांध बना हुआ है गुजरात के अंदर, ठीक है, सॉरी गुजरात का ना, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध। उसके बाद में अपने राजस्थान में है, राजस्थान में बाकी बचे हुए 3 बांध हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे राजस्थान में 3 बांध है। पहला बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध है। उसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध, उसके बाद में जवाहर सागर बांध, और उसके बाद में कोटा बैराज। कुल मिला के कितने बांध? 4। और कोटा बैराज पर किसी भी प्रकार का कोई बिजली का उत्पादन नहीं किया जाता है। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। टोटल जितनी भी बिजली बनती है उनमें से दोनों 50-50 कर लेते हैं, यानी दोनों का 50-50 की भागीदारी वाली परियोजना है। राजस्थान और गुजरात इन दोनों की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो साथियों गौर करना, इन दोनों की जो संयुक्त परियोजना है वो है माही बजाज सागर परियोजना। मतलब इन दोनों की संयुक्त परियोजना तो है, लेकिन इसमें एक लोचा है। वो क्या है कि बिजली जितनी भी बनेगी, यानी विद्युत जितनी भी बनेगी, उस विद्युत का 100% हिस्सा ये कौन लेगा? ये राजस्थान लेगा। माही बजाज सागर परियोजना दोनों की है,
दोनों बोले तो राजस्थान गुजरात की है, लेकिन बिजली बनेगी उसका दोनों का, बिजली का जो 100% है वो दोनों का नहीं, वो अकेले राजस्थान का है। अगला प्रश्न क्या है, सरदार सरोवर परियोजना कितने राज्यों की हिस्सेदारी है? पहला तो इसका उत्तर ये बनाओ कि सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पे है जी, नर्मदा नदी पे। कितने राज्यों की हिस्सेदारी है? 4 राज्यों की। 4 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं? नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश है, नंबर 3 पे गुजरात है और नंबर 4 पे आपका कौन सा? राजस्थान। अब राजस्थान में भी प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में कौन से 2 जिले इससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो साथियों गौर करना, अपने राजस्थान में एक तो बाड़मेर और बाड़मेर के अलावा एक जालोर जो जिला है, इन दोनों ही जिलों को कौन सी परियोजना से जल की आपूर्ति हो रही है? नर्मदा सरदार सरोवर परियोजना से। और एकमात्र राजस्थान का ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से सिंचाई हो रही है, यानी स्प्रिंकलर सिस्टम, फव्वारा पद्धति, बूंद बूंद पद्धति राजस्थान की कौन सी आपका सिंचाई परियोजना के अंदर है, कौन से आपके जल प्रोजेक्ट में? तो आपका उत्तर आएगा सरदार सरोवर परियोजना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सोम कमला अंबा परियोजना ये किन जिलों की परियोजना है? इसमें साथियों देखिएगा 2 जिले हैं, एक जिला इसमें आता है उदयपुर और उदयपुर के बाद में एक जिला इसमें आता है डूंगरपुर, यानी उदयपुर प्लस में डूंगरपुर, इन दोनों जिलों की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो आपका उत्तर आएगा सोम कमला अंबा परियोजना। प्रश्न बना कि सोम कमला अंबा परियोजना कितने जिलों की परियोजना है? तो आप कहेंगे 2 जिलों की। कौन कौन से 2 जिले? तो आप कहेंगे उदयपुर और दूसरा कौन सा? डूंगरपुर। कौन सी परियोजना की बात कर रहा हूं मैं? सोम कमला अंबा परियोजना। कितने जिलों की है? 2 जिलों की। कौन कौन से? उदयपुर और डूंगरपुर। एक आती है सोम कमला अंबा परियोजना के बाद में जवाई बांध राजस्थान के किस जिले में है? जवाई बांध जिसे कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का क्या कहते हैं भाई साहब? इसे कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। और ये मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाने वाला जवाई बांध कौन से जिले में है? पाली जिले में। राजस्थान का सबसे ऊंचा जाखम बांध ये किस जिले में है? तो याद रखेंगे कितने मीटर ऊंचा है? 81 मीटर ऊंचा है किस जिले में? तो बताएंगे कौन से जिले में है? ये है प्रतापगढ़ में। अब 81 मीटर से एक आंकड़ा और याद आ रहा है 18 मीटर का, ये राजस्थान में सबसे ऊंचा झरना है, जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। अगला प्रश्न, मानसी वाकल परियोजना का संबंध किस जिले से? मानसी वाकल परियोजना ये कौन से जिले में है? ये उदयपुर में है और झीलों की नगरी भी किसे कहा जाता है? उदयपुर को। क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान में जो झीलें हैं उनका एक झील बनाए जाना अलग बात है, लेकिन एक प्रकार से उनके लिए वहां का स्ट्रक्चर ही ऐसा हो कि वहां झीलें बनाई जा सकती हैं। बनाने को तो मैं झुंझुनू में बना दूं, खूब झीलें बना दूं, पानी की समस्या ही नहीं रहे, लेकिन भाई साहब है नहीं ना, तो बना कहां से दें? तो याद रखेंगे आप, ठीक है, कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? यानी राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई शब्द आ गया ना, ऊंचाई शब्द आते ही आपको एक ही झील ध्यान रखनी है, वो कौन सी झील? नक्की झील। और ये नक्की झील वही है जिसके बारे में किंवदंती है, ऐसा हकीकत में तो नहीं है, किंवदंती है कि ऐसी झील जिसको देवी देवताओं ने नाखूनों से खोद खोद के बनवाया हो, वो कौन सी झील? नक्की झील। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सी झील? नक्की झील। सबसे गहरी झील यानी जिसमें पानी की गहराई ज्यादा है, पता नहीं है ना, पहाड़ी में बनी हुई है, तो कौन सी झील? नक्की झील। ये प्राकृतिक झील है और माना जाता है ऐसा है कि ये आपका ज्वालामुखी क्रिया से बनी है, और जो झीलें ज्वालामुखी क्रिया से बनती हैं, इस प्रकार का मुख्य शाख बनता है, उसे कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर। और जो क्रेटर जब बड़ा हो जाए तो उसे कहते हैं कालडेरा। तो प्रश्न आ जाए कि कालडेरा झील या क्रेटर झील कौन सी है? तो आपका उत्तर आएगा नक्की झील है। यहां पे जो चट्टान है, 2 चट्टान, एक चट्टान का आकार है ऐसा जैसे लगता है मेंढक है, इसलिए उसको कहते हैं टोडरोक, और एक ऐसा लगता है जैसे कोई महिला की आकृति घूंघट निकाले हुए, और ईसाई धर्म में जो महिला सेविका होती है उसे नन्न कहते हैं। तो नन्न रोक, टोडरोक ये कहां पे? ये सिरोही के अंदर। किस झील के उत्तरी भाग को नौचौकी पाल कहते हैं? अच्छा प्रश्न है कि कौन सी झील के उत्तरी भाग को नौचौकी पाल कहते हैं? तो साथियों याद रखिएगा, राजसमंद जो झील है, राजसमंद में बनी हुई इस झील के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? नौचौकी पाल कहते हैं। अगला प्रश्न फटाफट शेयर कर दो यार,
शेयर करने में इतनी कंजूसी क्यों बरतते हो आप, है ना। जल्दी से एक शेयर कर दो, अच्छे प्रश्न हैं आपके लिए, इतनी मेहनत की जा रही है, रामनवमी का शुभ अवसर है, तो कंजूसी नहीं करनी है आपको, है ना। फटाफट से शेयर कर दो, अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बातें पहुंच जाएं तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई थोड़ी ना कोई है। जल्दी से एक शेयर करो एक बार, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, याद रखना, है ना। प्रश्न है राजस्थान की मीठे पानी की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ये आपको याद है बिल्कुल, और वैसे मैं रिपीट करवा दूं, जैसमंद झील है जो राजस्थान की मीठे पानी की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। जयपुर, अजमेर, नागौर तीनों जिलों में कौन सी झील फैली हुई है। इसका सही और सटीक जवाब है सांबर झील इन तीनों जिलों में फैली हुई है। जयपुर, अजमेर, नागौर तीनों जिलों में कौन सी झील फैली हुई है, सांबर झील फैली हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न, कोलायत झील किस जिले में है। कोलायत झील किस जिले में है, तो साथियों गौर करेंगे, कोलायत झील है ये आपका बीकानेर में। कोलायत झील कहाँ पे, बीकानेर में। कोलायत में यहाँ पे अपना मेला लगता है, कपिल ऋषि यहाँ तपस्या की थी इन्होंने, कैसे कपिल ऋषि, कैसे कोलायत और कैसे ही कार्तिक पूर्णिमा। रबी की 4 प्रमुख फसलों के नाम बताने। रबी में बहुत फसलें होती हैं, जैसे कि गेहूं रबी की फसल है, जैसे कि जौ रबी की फसल है, जैसे कि चना रबी की फसल है, जैसे कि सरसों रबी की फसल है, और भी बहुत सारे, लेकिन पूछी 4 तो 4 ही बताएंगे हम, ज़्यादा नहीं बताएंगे। रबी की 4 फसलें, गेहूं, जौ, चना, सरसों, यानी गेहूं वाला जो सीजन उसमें जो जो फसलें होती हैं वो सारी रबी की हैं। फिर आगे चलिएगा, अगला प्रश्न है कि ज्वार है, बाजरा, मूंग, मूंगफली, ग्वार, कपास, तिल, ये किस ऋतु की फसलें। वो रबी की थी तो ये किसकी आ जाएंगी, खरीफ की आ जाएंगी। कई बार प्रश्न आ जाता है ना, गन्ना भी खरीफ की है भाई साहब, लिख देता हूं क्या पता आ जाए। भारत का सर्वाधिक बाजरा और सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपका हमारा प्यारा राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न, पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान आता है, तो यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा स्थान है। राजस्थान में 20वीं पशुगणना कब संपन्न हुई, 2019 में। अगला प्रश्न है, खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है। खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है भाई साहब, राजस्थान को कहा जाता है। अब प्रश्न बनता है आपके माइंड में, क्यों कहा जाता है। तो भाई खनिजों का अजायब घर तो कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है, तो साथियों सुनिएगा। क्यों इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर खनिजों की विविधता है, खनिजों की डाइवर्सिटी है, बहुत सारे खनिज हैं। खनिज अधिकता कहाँ है, खनिजों का भंडार कहाँ है, तो आपका उत्तर बनेगा कि खनिजों का जो भंडार है ना वो कहाँ पे है, खनिजों का भंडार है झारखंड में, इसलिए उसे कहा जाता है खनिजों का भंडार घर। लेकिन बात ये की जा रही है कि खनिजों का अजायब घर कौन से राज्य को कहा जा रहा है, तो आपका उत्तर आएगा खनिजों का अजायब घर राजस्थान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कृषि किस प्रकार का व्यवसाय है। कृषि किस प्रकार का व्यवसाय है, कृषि अपने आप के अंदर कैसा व्यवसाय है भाई साहब, तो याद रखेंगे कृषि ये प्राथमिक व्यवसाय है। कृषि कैसा व्यवसाय है, कृषि है प्राथमिक व्यवसाय। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों पर लागू होता है। यानी जो भारत में आरटी एक्ट बना है ये कहां से लेके कहां तक के बच्चों पर लागू हो रहा है, ये 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों पर लागू हो रहा है, और ये इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। यानी हर एक बच्चे का, जो 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा है, उसका पूरे भारत के अंदर निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है। साथियों गौर करेंगे, राजस्थान की साक्षरता दर 66 पॉइंट में 11 या 66 पॉइंट में 10 है, ये आपको याद रखना है। कुल साक्षरता दर, ठीक है ना, ये पुरुष महिला नहीं कह रहा मैंने कहा कुल साक्षरता दर कितनी है, 66 पॉइंट में 10 है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री राजश्री योजना में कितनी राशि का लाभ मिलता है। साथियों गौर करेंगे, मुख्यमंत्री राजश्री योजना मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही आपको बताई थी। मुख्यमंत्री राजश्री योजना में कितनी राशि मिलती है, कुल मिला के 50,000 रुपये इसमें मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं भाई साहब, 50,000 रुपये। अलग अलग किस्तों में मिलते हैं। कैसे, जैसे बच्ची का जन्म हुआ तो 2,500 रुपये मिल गए, फिर बच्ची 1 वर्ष की होती है 2,500, फिर बच्ची पहली क्लास में सरकारी स्कूल में जाती है 4,000, फिर बच्ची छठी क्लास में हो जाती है 5,000, फिर बच्ची 10वीं क्लास पास कर जाती है 11,000, फिर बच्ची जैसे 12वीं क्लास पास कर जाती है 25,000। ये योजना शुरू कब हुई, ये योजना शुरू होती है 1 जून 2016 को। उसके बाद है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क
मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना का शुभारंभ ये कब किया गया? तो ये किया जाता है राजस्थान में श्रीमान अशोक गहलोत के पिछले कार्यकाल में 2 अक्टूबर 2011 को। अगला प्रश्न है, यही आ गया, सभी बैंक किस बैंक के अधीन काम करते हैं? यानी कौन से बैंक को बैंकों का बैंक कहते हैं? कौन सा ऐसा बैंक है जिसे बैंकों का बैंक कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है बैंकों का बैंक। उसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की जाती है 1 अक्टूबर 1964 को। यानी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना ये कब की जाती है? तो याद रखेंगे, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रेलवे के कितने जोन हैं, कितने मंडल हैं? जोन की बात की जाए 2 हैं और मंडल की बात की जाए तो 5 हैं। जोन बोले तो एक तो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन जैसे अपन कहते हैं, जिसके अंदर बीकानेर रेल मंडल आ गया, जिसके अंदर जयपुर रेल मंडल आ गया, जिसमें अजमेर रेल मंडल आ गया और जिसमें आपका जोधपुर रेल मंडल आ गया। अब कोटा वाला बसता है, कोटा रेल मंडल पश्चिम मध्य रेल मंडल जबलपुर के अधीन कार्यरत है। राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा भाई साहब? तो आप जानते हैं राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर के अंदर है, ठीक है। दूसरा डबोक में बनने की प्रक्रिया चल रही है। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH15। NH15 राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो आपका पठानकोट से गुजरात तक जाता है। पूर्व एवं पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियों के नाम लिखने। पूर्वी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां कौन सी हैं? जैसे कि ढूंढाड़ी, जैसे कि मेवाती, जैसे कि आपका हाड़ौती, ये पूर्वी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां। पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां जैसे कि मारवाड़ी, जैसे कि गोड़वाड़ी, जैसे कि देवड़ा वाटी, जैसे कि मेवाड़ी, जैसे कि वागड़ी, ये कैसे हैं? ये पश्चिमी राजस्थान की बोलियां। उसके बाद किस त्योहार के साथ त्योहारों का समापन माना जाता है? ध्यान देना, कौन से त्योहार के साथ त्योहारों का समापन? कहावत सुनी है, तीज त्योहारा बावड़ी लेडूबी गणगौर। तो गणगौर त्योहार है, इसके साथ सभी त्योहारों का समापन माना जाता है। जबकि तीज त्योहार के साथ माना जाता है कि अब त्योहारों का आगमन हो गया है। गणगौर के बारे में माना जाता है कि त्योहार समाप्त हो गए, जबकि तीज के बारे में माना जाता है कि त्योहारों का आगमन हो गया। गणगौर त्योहार किस माह में मनाया जाता है? प्रश्न क्या है कि गणगौर त्योहार कौन से महीने में मनाते हैं? तो आपको पता है, होलिका के जस्ट बाद में गणगौर त्योहार की तैयारियां चलती हैं, इसलिए गणगौर त्योहार कौन से माह में मनाया जाएगा? चैत्र महीने में। और चैत्र महीने में भी कब मनाया जाएगा? शुक्ल पक्ष में। और शुक्ल पक्ष में भी कब मनाया जाएगा? तृतीया को। तो चैत्र शुक्ल तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गणगौर त्योहार मनाया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, कजली तीज कब मनाई जाती है? अब आपको पता है कि सामान्य जो अपनी तीज है, ये तीज कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है श्रावण महीने में, श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में और शुक्ल पक्ष में तृतीया को। अब कजली तीज का क्या है? ऐसा माना जाता है कि जयपुर के अंदर बूंदी के महाराजा आए थे, उन्होंने जब इतना बड़ा तामझाम देखा तो वो घबरा गए हैं, उन्होंने सोचा अपने यहाँ भी तीज मनाएंगे, वो चले गए और उन्होंने फिर अगले ही महीने में, अब श्रावण के जस्ट बाद में महीना कौन सा आता है? भाद्रपद आता है। और भाद्रपद महीने में, भाई हर महीने में कृष्ण पक्ष पहले आता है, तो इन्होंने भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को ही कहा कि हमारी तीज बड़ी तीज है और आपकी तीज छोटी तीज है। तो कजली तीज या बड़ी तीज, बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को। और कजली तीज का मेला कहां लगता है? तो आप कहेंगे कजली तीज का मेला कहां लगता है जी? बूंदी में। शीतलाष्टमी ये कब आता है त्योहार? ये होली के ठीक 8 दिन बाद में आता है। अब अभी मैंने कहा होली के बाद में बोले तो फाल्गुन के बाद चैत्र महीना। अब ठीक 8 दिन बाद में आने का मतलब कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष है। और कब मनाया जाता है? अष्टमी को मनाया जाता है। शीतलाष्टमी के दिन मेला कहां भरता है? शीतलाष्टमी के दिन मेला भरता है चाकसू में। और चाकसू बोले तो कहां? जयपुर में।
और शीतलाष्टमी को यहाँ मेला भरता है। शीतलाष्टमी का वाहन कौन सा माना जाता है? गधा। और शीतलाष्टमी बोले तो शीतला माता है, इसका वाहन गधा है। ये चेचक की देवी मानी जाती है। चाकसू में मेला भरता है, गधों का मेला भी। हालांकि गधों का मेला और भी भरता है कहीं ना कहीं, बताइए कहाँ भरता है। फिर आगे चलें। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब संपन्न होते हैं? इसके बारे में तो पूछने की कहने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति को याद है। आखा तीज को राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। अब प्रश्न ये बने कि आखा तीज आती कब है? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा ना, फटाफट बता दीजिएगा। ये मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं आ रहा ये मान लो, है ना, आप बताइएगा। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा है जहां ब्रह्मा जी का मंदिर भी बना हुआ है? तो साथियों गौर करेंगे, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला ये है पुष्कर मेला। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला पुष्कर मेला है। कौन से महीने में इस मेले का आयोजन होता है? तो याद रखेंगे, कार्तिक महीने में इस मेले का क्या होता है? आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस माह में भरता है? जो इस्लामिक कैलेंडर है उस कैलेंडर में एक महीना आता है रज्जब, और रज्जब महीने में जो आपका 1 से लेके 6 रज्जब तक है ये उर्स भरता है। उर्स बोले तो मेला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। और इसमें जो झंडा लेने का काम है ये भीलवाड़ा का गोरी परिवार करता है। आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है बेणेश्वर को। पहला उत्तर, पहला प्रश्न का उत्तर कि बेणेश्वर है कहाँ भाई साहब? तो आप कहेंगे डूंगरपुर में। अब ये बेणेश्वर का मेला भरता है, ये कौन सी नदियों का संगम है? माही का, सोम का और जाखम का। इन तीनों नदियों का संगम स्थल है बेणेश्वर, और यहां मेला भरता है। अब माही नदी है तो माघ याद कर लो, माघ महीने की पूर्णिमा को यहां पे मेला भरता है, और इसी मेले को कहा जाता है आदिवासियों का महाकुंभ। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। राजस्थान के लोक देवताओं में पंचपीर के नाम से किसे जाना जाता है? यानी पंचपीर किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, यानी गोगाजी हैं, ये पंचपीर में शामिल हैं। गोगाजी के बाद में फिर चलते हैं पाबूजी, ये भी पंचपीर में हैं, पाबूजी राठौड़ हैं। इसके बाद में चले रामदेव जी, ये भी पंचपीर में शामिल हैं। फिर चले मेहाजी, ये भी पंचपीर में शामिल हैं। और फिर चले हड़बूजी, ये भी पंचपीर में शामिल है। यानी ये 5 के अलावा पंचपीर में और नहीं। लोक देवता सारे ही हैं, तेजा जी भी हैं, देवनारायण जी भी हैं, सारे लोक देवता हैं, लेकिन 5 पीर में कौन से हैं? प्रश्न कई बार आ जाता है कि निम्नलिखित में से एक लोक देवता जिन्हें पंच पीरों में शामिल नहीं किया जाता। तो भाई साहब जिन्हें शामिल किया जाता उनका पता होना चाहिए। तो गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी, हड़बू जी, इनको पंच पीरों में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न, चूहों के कारण, चूहे भी कैसे? सफेद। चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? तो याद रखेंगे, चूहों के कारण करणी माता के मंदिर को, जो है कहाँ पे? देशनोक। देशनोक बोले तो बीकानेर। ऊंट के लोक देवता किस लोक देवता को कहते हैं? ऊंटों के लोक देवता पाबूजी महाराज को कहते हैं, जो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर सबसे पहले ऊंटों को लाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। और जो राई का जाति है, रेबारी जाति है, उनके आराध्य देवता माने जाते हैं। राजस्थान में ब्लू पोट्री के सिद्धहस्त कलाकार कौन हैं? तो याद रखेंगे, राजस्थान में ब्लू पोट्री के सिद्धहस्त कलाकार कृपाल सिंह शेखावत हैं। इन्होंने जयपुर में रहते हुए काम किया और मूल रूप से सीकर के मऊ नाम का क्षेत्र है वहाँ के थे। जयपुर में रह के इन्होंने काम किया ब्लू पोट्री, यानी मिट्टी जो चीनी मिट्टी है उसके बर्तनों पर नीले रंग से कलाकारी करना, ये इनका एक महत्वपूर्ण काम था। बड़े सिद्धहस्त कलाकार रहे और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने राजस्थान को ख्याति दिलवाई इस काम के अंदर। राजस्थान में टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा? टेराकोटा यानी बड़े मिट्टी की बड़ी बारीकी से मूर्तियां बनाई जाती हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो राजस्थान में टेराकोटा के लिए मोलेला नाम का गांव है। अब मोलेला है कहाँ पे भाई साहब? तो याद रखेंगे, मोलेला राजसमंद में है। जो किसके लिए जाना जाता है? तो आप कहेंगे टेराकोटा के लिए जाना जाता है। राजस्थान में काष्ठ कला का प्रधान केंद्र बिंदु कौन सा है? यानी राजस्थान में लकड़ियों का काम ये महत्वपूर्ण रूप से होता है बस्सी। और बस्सी ये जयपुर वाला नहीं है, बस्सी है चित्तौड़गढ़ वाला।
राजस्थान में काष्ठ कला का प्रधान केंद्र बिंदु कौन सा गांव है? बस्सी। बस्सी बोले तो चित्तौड़गढ़। लकड़ी के खिलौनों और कठपुतलियों के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अब चित्तौड़ नहीं कहेंगे आप, यहाँ पे उदयपुर कहेंगे, यानी वहाँ तो बस्सी है वो प्रसिद्ध है, लेकिन बाकी कंप्लीटली अगर अपन देखें कठपुतली वगैरह खिलौने वगैरह लकड़ी के कहाँ बनते हैं? उदयपुर। संत श्रद्धानाथ जी महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है? ये शेखावाटी क्षेत्र से रहे हैं और शेखावाटी क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी तपस्या की है। अगला प्रश्न है, जसनाथ जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? जसनाथ जी जिनके अनुयायी 36 नियमों को मानते हैं ना, और ये इनका जन्म कत्रियासर में हुआ था। और कत्रियासर कहाँ पे लोक संत रहे हैं? ये बीकानेर के अंदर है। तो संत जसनाथ जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ? कत्रियासर में। बिश्नोई धर्म के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं जाम्भोजी। जाम्भोजी के अनुयायी 29 नियमों का पालन करते हैं, जबकि जसनाथ जी के अनुयायी 36 नियमों का पालन करते हैं। जाम्भोजी का जन्म कहाँ हुआ था? जाम्भोजी का जन्म पीपासर नाम के गांव में हुआ था। और पीपासर है कहाँ पे? तो साथियों गौर करेंगे, पीपासर नागौर के अंदर। पीपासर कहाँ है? नागौर। अगला प्रश्न है, दादू दयाल का देहांत राजस्थान के किस गांव में हुआ? ये नारायणा नाम का गांव है कहाँ पे नारायणा? तो आप कहेंगे नारायणा गांव जयपुर के अंदर है। यहाँ इनकी पीठ भी है। जन्म के बारे में अलग अलग मत हैं, तो अपन देहांत की बात करते हैं। कहाँ हुआ? नारायणा गांव जयपुर। मीराबाई की जन्म स्थली कौन सा? तो मीराबाई का जन्म कुड़की गांव में हुआ था। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? कुड़की गांव में, जो मेड़ता जागीर के अंदर आता था, वर्तमान पाली के अंदर ये माना जाता है, पहले मेड़ता जागीर में था। मीराबाई की शादी कहाँ हुई थी? ये राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुई थी इनकी शादी, मेवाड़ के अंदर। मीरा जन्मी मेड़ता परणादी चित्तौड़, है ना, भोजराज के साथ इनकी शादी हुई थी। रामदेवरा में विशाल मेले का आयोजन किस माह में होता है? रामदेवरा के अंदर बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव का मेला लगता है। जो इस्लाम वाले हैं, मुस्लिम धर्म वाले हैं, तो वो इनको पीर कहते हैं ना, रामसा पीर। तो विशाल मेले का आयोजन कब होता है? भाद्रपद महीने में। अगला प्रश्न है, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं को तेजाजी का बड़ा मेला लगता है। लगता कहाँ पे, ये आपको बताना है। तो तेजाजी का बड़ा मेला कहाँ लगता है? परबतसर। परबतसर है कहाँ पे? नागौर के अंदर। यहाँ बड़ा मेला लगता है। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे करनाल या खरनाल के अंदर, नागौर में। अगला प्रश्न, गोगा नवमी कब आती है? तो गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद महीने में। भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में, और कृष्ण पक्ष में कब आती है? नवमी में। जीर्ण माता का मेला कहाँ लगता है? तो याद रखेंगे, जीर्ण माता का मेला सीकर में लगता है। अगला प्रश्न, थक गया हूं मैं भी, 150 प्रश्न पूरे करवाने थे बस। गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? तो गलियाकोट का उर्स है, ये बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ है यहाँ पे, ये डूंगरपुर के अंदर होता है। खाटू श्याम जी का मंदिर, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, ये कहाँ पे है? सीकर के अंदर है। शीश का दानी कहते हैं इनको। और लास्ट प्रश्न आपके लिए है, रामनवमी किस माह में आती है? और आज ये इतनी बड़ी क्लास, ये रामनवमी भगवान श्री राम के चरणों में ही समर्पित है। रामनवमी कौन से महीने में आती है? तो आप कहेंगे चैत्र महीने में। चैत्र महीने में कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष में। और शुक्ल पक्ष में कब आएगी? नवमी को। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम आपके खूब तरक्की दे, खूब उन्नति दे, और हमें खूब सारा संबल प्रदान करे कि हम किसी भी हालात में विचलित नहीं हों, अपने आप को अडिग बनाए रखें। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, याद रखिएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को आप लाइक करें, और पहला काम लाइक करने का, उसके बाद दूसरा काम आप इसको शेयर करें, तीसरा काम आप चैनल पे पहली बार हैं तो विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं साथियों नई क्लास में, नए जोश के साथ, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।